हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं मई 2023 के। हर महीने हम 5 पार्ट्स के अंदर वीडियोस लेकर के आते हैं और हर एक वीडियो में अलग अलग एरिया ऑफ न्यूज़ को कवर किया जाता है। एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स याद किए थे निमोनिक से हाथों हाथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, इंडिविजुअल वीडियो का मिल जाएगा, बाद में देख सकते हैं बिकॉज उसका आज के वीडियो से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, आज ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम बुक्स एंड ऑथर्स डिस्कस करेंगे। जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में, इंपॉर्टेंट या ब्रांड एम्बेसडर्स हों, वो सब देखेंगे। अवार्ड्स जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल कैटेगरी के मिले हैं इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस करेंगे। और ओबिचुअरीज में हम जो भी डेथ हुई हैं एमिनेंट लोगों की, पॉपुलर या फिर इंपॉर्टेंट हस्तियों की, जिनके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ मिला करके एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इन 5 पार्ट्स की एक सिंगल PDF हर महीने अवेलेबल करवाई जाती है ऑन parchamclasses.in। 7th ऑफ एवरी मंथ तक इंग्लिश की आ जाती है और 10th ऑफ एवरी मंथ तक हिंदी की आ जाती है, बिकॉज कन्वर्जन में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप PDF से पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से ले सकते हैं। एंड अगर बार बार PDF डाउनलोड नहीं करनी है तो आप PDF बैंक की तरफ भी मूव कर सकते हो, जिसमें A to Z ऑल PDF जो भी कुछ हम चैनल पे पढ़ते हैं सबके PDF एक जगह मिल जाते हैं। और अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर यहाँ से फॉलो करना है तो आप CA सब्सक्रिप्शन की तरफ जाइए। इसमें बाकी सब्जेक्ट के नहीं मिलेंगे, डेली, वीकली, 6 मंथ, मंथली CA सबके PDF एक जगह मिल जाएंगे। ये दोनों ही आपको परचम ऐप पे अवेलेबल है। काफी सारे कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन जो भी कुछ है वो ऐप पे मिलता है, इंडिविजुअल PDF वेबसाइट पे मिलते हैं। ठीक है, तो आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं हमारे किक स्टार्ट क्वेश्चन की तरफ। किक स्टार्ट क्वेश्चन क्या है भाई? गाड़ी को किक स्टार्ट करते हैं ना, ताकि एक बार चलने की स्थिति में आ जाए। इसी तरह से आप अपने दिमाग को किक स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन से, ताकि पढ़ाई मोड में आ जाए। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में 4 ऑप्शन है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आपको हार्ट हमारी साइड से मिलेगा। ज्यादा कुछ हम ऑनलाइन दे नहीं सकते, राइट? और अगर आपको आंसर नहीं आता तो डू नॉट वरी, इसका आंसर आज के वीडियो में मिलेगा। इट इज जस्ट टू चेक कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है, या फिर आपको प्रिपेयर कर देगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बुक टाइटल्ड पार्टीशन्ड फ्रीडम, किताब का क्या नाम है? पार्टीशन्ड फ्रीडम, विच वॉज रिलीज रिसेंटली बाय असम गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, हैज बीन रिटन बाय हुम। यानी कि हाल ही में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा विमोचित पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक होती है कि बुक रिलीज किसने की है, यानी कि विमोचन किसने किया है ना? अनावरण होता है, विमोचन होता है। तो बुक रिलीज किसने की? गुलाब चंद कटारिया जी ने की है। लिखी किसने है? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताइए। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे पहले कैटेगरी की तरफ, दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स, और फिर एक एक करके बाकी सारी कैटेगरीज को डील करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो पहला जो पॉइंट है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अ बुक कॉल्ड कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, किताब का नाम क्या है? कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, रिटन बाय शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर पॉपुलर नेम है, कई बार वो वेम्पति भी यूज करते हैं, अदरवाइज पॉपुलरली शशि शेखर यूज करते हैं। सो शशि शेखर वेम्पति द्वारा लिखित कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। अब सीधे सीधे एग्जाम में इस कैटेगरी से क्वेश्चन आता है, बुक का नाम दे दिया जाएगा, ऑथर पूछा जाएगा, या इस ऑथर ने इनमें से कौन सी किताब लिखी है। ठीक है, तो आपको बस ये 2 चीजें याद रखनी है, बुक का टाइटल और ऑथर का नाम, राइट? तो अब इसको याद करने के लिए देखिए, मैं जहां कहीं भी पॉसिबल होगा छोटे छोटे हिंट्स देते चलूंगी। अगर आपको लेने हैं आप उनको यूज कीजिएगा, बिकॉज दे एज पर दी फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स काफी यूजफुल होते हैं। जिनको नहीं लेने हैं आप इनको इग्नोर भी कर सकते हो, आप अपने ओरिजिनल तरीके से पढ़ सकते हो जैसे भी आप पढ़ते हो। तो देखो, ये जो किताब है कलेक्टिव एक्शन कॉन्क्रीट, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, ये बेस्ड है मन की बात प्रोग्राम के ऊपर, और इंडिया के ऊपर इस चीज का कितना इम्पैक्ट रहा या इन्फ्लुएंस रहा। तो बुक का अगर आप सब टाइटल देखोगे, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, तो अगर आप ये ध्यान रख सको कि ये जो कलेक्टिव स्पिरिट है, यानी सब साथ आए, ऑन कॉन्क्रीट एक्शन हो रहे हैं, मन की बात से जुड़ी हुई बात है, तो सीधे सीधे शेखर आपका हिंट हो जाएगा। मन की बात कौन करता है? PM मोदी करते हैं। PM मोदी बिल्कुल इंडिया के शिखर पे बैठे हुए पॉलिटिशियन है ना? तो इस तरह से आप एसोसिएशन बिठा करके याद रख सकते हो, शशि शेखर ने लिखी है। अगर आपको ये याद ही नहीं रहे कि कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन मन की बात से जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई शिखर क्या होता है? पहाड़ की चोटी को हम शिखर कहते हैं ना, कि आप सब जाकर के वहां से कंक्रीट लेके आ रहे हो। कंक्रीट यानी जो बिल्डिंग में काम आती है ना, कंक्रीट, वो भी ले सकते हो कि आप शिखर पे गए हो
ओके, आप शिखर पे गए हो और वहां से कंक्रीट ला करके अब आपने कुछ काम किया है, तो आप ये कंक्रीट को कीवर्ड बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके बता दिए। अगर आपको मन की बात याद रहे तो आप लॉजिकल तरीके से एसोसिएट कर लीजिए, मन की बात याद ना रहे तो आप एक इमेजिनरी तरीके से भी राइटर का या ऑथर का नाम याद रख सकते हो। चलिए, 100th एपिसोड जो था मन की बात का, उसमें इस बुक को लॉन्च किया गया और शशि शेखर वेम्पति, जो कि फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं प्रसार भारती के, डीडी और ऑल इंडिया रेडियो वगैरह जो प्रसार भारती के थ्रू चलते हैं ना, उन्होंने इस बुक को लिखा है। आगे चलते हैं। A book title Made in India 75 Years of Business and Enterprise by अमिताभ कांत। तो किताब का नाम क्या है? Made in India 75 Years of Business and Enterprise। ये मेन टाइटल होता है जो बड़ा बड़ा लिखा जाता है, और उसके बाद एक सब टाइटल जैसा होता है 75 Years of Business in India। किसने लिखी है? अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत सुना हुआ नाम लग रहा है। नीति आयोग के हेड रह चुके हैं, सीईओ रह चुके हैं, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, और इन्होंने अपना जो पूरा टाइम था उसके दौरान किस किस तरह से क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में थोड़ी बात की है, और 75 ईयर्स में क्या क्या हुआ है उसके बारे में बात की है। रूपा पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया। अब देखो, जो भी इंसान आपके लिए पिक्चरफुल है, जैसे अमिताभ कांत को आप जानते हैं, अमिताभ कांत जी को अगर आप जानते हैं तो ये बुक याद करना डिफिकल्ट नहीं है, किसी हिंट की जरूरत नहीं है कि ठीक है भाई मेक इन इंडिया 75 ईयर्स में कैसे बिजनेस में क्या क्या हुआ वो इन्होंने बात की होगी। फाइन, तो जहां लॉजिक लग रहा है लॉजिक लगाएंगे, जहां थोड़ी सी मेहनत से सीधे याद हो रहा सीधे करेंगे, जहां डिफिकल्टी आ रही है निमोनिक्स लगा लेंगे। सारी अप्रोच साथ में लेके चलते हैं। द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस बाय वरुण गांधी। किताब का नाम क्या है? द इंडियन मेट्रोपोलिस। ये जो पिक्चर्स लगाई गई हैं ये सब आपके मेमोराइजिंग को हेल्प करेंगे, बिकॉज पिक्चर्स ज़्यादा याद रहती हैं, इसलिए बुक की पिक्चर्स या जो भी कुछ हम पढ़ते हैं उसको हम पिक्चर से सप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इन पे ध्यान दिया कीजिए। द इंडियन मेट्रोपोलिस, और इसका सबटाइटल है डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस, के इंडिया के अर्बन स्पेसेस में क्या क्या इश्यूज हैं उसको हम डीकंस्ट्रक्ट करके देखें। इस बुक में ये बात की गई है। किसने लिखी है? वरुण गांधी ने लिखी है। अगर फिरोज वरुण गांधी आपके लिए पिक्चरफुल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये गांधी कीवर्ड हो जाएगा अपना। अपने को सिर्फ कीवर्ड लेना है, बिकॉज एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो इंडियन मेट्रोपोलिस यानी मेट्रो सिटीज हैं, और गांधी परिवार ले लीजिए जो ऑपोजिशन में है अभी, है ना, राहुल गांधी हैं जैसे। तो गांधी परिवार बोल रहा है कि भाई मेट्रो सिटीज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, और वो हम पता लगाने के लिए डिकंस्ट्रक्ट कीजिए आप इंडियन मेट्रोपोलिस को। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से देख लिया कि यहाँ से हमने इंडियन मेट्रोपोलिस एक हिंट ले लिया, यहाँ से हमने गांधी हिंट ले लिया और उसको एसोसिएट करके याद कर लिया। सो बुक टाइटल इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस, फिरोज वरुण गांधी ने लिखी है। इसमें इन्होंने बात की है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्राइम, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से रिलेटेड, और कैसे इसको मैनेज किया जाना चाहिए। गॉट इट? तो आई होप आपको समझ में आ रहा है हम एसोसिएशन कैसे कर रहे हैं। बुक के टाइटल से कोई कीवर्ड ले लीजिए, ऑथर के नाम से अगर कोई कीवर्ड मिलता है वो ले लीजिए, नहीं तो कुछ इमेजिनरी निमोनिक बना लीजिए और दोनों को एसोसिएट कर दीजिए। दैट इज ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू डू। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। के शैलजा, क्या नाम है? के शैलजा कम्स विद हर न्यू बुक माई लाइफ एज अ कॉमरेड। माई लाइफ एज अ कॉमरेड, के शैलजा अपनी नई किताब माई लाइफ एज अ कॉमरेड लेकर के आई हैं। कॉमरेड क्या होता है? जो पूरा एक ग्रुप साथ में चलता है ना, टोली या टुकड़ी हम बोले, तो आपकी साइड होकर के जो कोई चलता है। तो अब किताब का नाम है माई लाइफ एज अ कॉमरेड, लिखी है के शैलजा जी ने, और उन्होंने अपने साथ एक और को ऑथर को डाला है, उनका नाम है मंजू सारा राजन। राइट, तो कैसे याद रखेंगे? देखो, शैलजा से आप लज्जा ले सकते हो, लज्जा ले सकते हो। लज्जा, फीमेल्स यूजुअली पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं आगे आती हैं, अब तो फिर आने लगी वरना नहीं आती हैं। तो वो लज्जा से बाहर निकल के कॉमरेड का हिस्सा बनी। के शैलजा जी लज्जा से निकल के कॉमरेड का हिस्सा बनिए, बस ये आपका हिंट हो जाएगा। कॉमरेड आप इनकी किताब के नाम से ले लीजिए, लज्जा आप इनके नाम से ले लीजिए, एसोसिएट हो जाएगा। ये इंडियन पॉलिटिशियन है, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं केरला की, और इन्होंने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह अभी सर्व कर रही हैं ये। राइट, इतनी बात ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्सेट्रा पे नहीं जाना है, एडिशनल इन्फो के लिए दे दिया गया है। हिंदी वर्जन ऑफ उत्तराखंड डीजीपीज बुक। उत्तराखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? अशोक कुमार। सो उत्तराखंड के डीजीपी जी की किताब है साइबर एनकाउंटर्स, इट हैज़ बीन रिलीज, और उसका हिंदी वर्जन रिलीज हुआ है। इंग्लिश तो पहले थी, हिंदी वर्जन उसका रिलीज हुआ है। तो हिंदी वर्जन रिलीज हो या इंग्लिश वर्जन रिलीज हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किताब का नाम है साइबर एनकाउंटर्स, और ये किताब है अशोक कुमार जी की, और साथ में ओपी मनोचा जी ने इसको लिखा है, जो कि
DRDO के फॉर्मर साइंटिस्ट रह चुके हैं। क्या आपको ये याद रखने की जरूरत है DRDO के फॉर्मर साइंटिस्ट? बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको दो नाम याद होने चाहिए, अशोक कुमार एंड OP मनोचा, और इन्होंने लिखी है साइबर एनकाउंटर्स, जो अब हिंदी में आ गई है। तो कैसे याद रखोगे? देखो, एक तो एनकाउंटर होते ही हैं, AK-47 यूज हो सकती है उसमें। तो अशोक कुमार जी को आप चाहो तो अशोक कुमार किशोर कुमार के ब्रदर से भी ले सकते हो, अशोक कुमार को AK से भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी एक यहाँ तो पिस्टल बनी हुई है, पर आप AK-47 का हिंट ले सकते हो। और साइबर एनकाउंटर यानी ऑनलाइन एनकाउंटर करना बहुत सिंपल है ना, आजकल बहुत सिंपल है। जिसका मन किया साइबर एनकाउंटर कर सकता है, यानी कि साइबर क्राइम कर सकता है, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी तो छुपी हुई रहती है। तो साइबर एनकाउंटर करने के लिए AK-47 की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपका मन है तो आप साइबर क्राइम कर सकते हो, थोड़ी सी आपको टेक्नोलॉजी आती है। तो हमने एसोसिएट कर लिए कीवर्ड्स, राइट। मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ बिकॉज हमें बहुत सारी न्यूज़ कवर करनी है। आप एक बार बैठ करके इन हिंट्स को रिवाइज एक बार दिमाग में कर लीजिएगा कि ठीक है, साइबर क्राइम करने के लिए AK-47 नहीं चाहिए, मन चाहिए। तो अशोक कुमार AK से आ जाएंगे, मनोचा जी मन से आ जाएंगे, और साइबर क्राइम आ जाएगा। दैट इज इट। बाकी सारा काम हमारे MCQ में जो ऑप्शंस होंगे वो कर देंगे। आपको टिप्स पे सब कुछ याद होना जरूरी नहीं है। सो उत्तराखंड के जो CM है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है और ये साइबर क्राइम के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करेगी। ओके, रस्किन बॉन्ड जो कि बहुत फेमस जाने माने चेहरा और नाम है राइटिंग की दुनिया के, उनकी नई किताब आई है द गोल्डन ईयर्स, ब्रांड न्यू बुक फ्रॉम इंडियाज बेस्ट लव्ड ऑथर ऑन द जॉयज ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। उन्होंने अपने 60s और 70s वाले एज के बारे में इसमें बताया है, और रस्किन बॉन्ड के बर्थडे पे इसको रिलीज किया गया है। सो रस्किन बॉन्ड रोट अ न्यू बुक द गोल्डन ईयर्स। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई किताब लिखी है, द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, ये पूरी किताब का नाम है। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने इसको पब्लिश किया है। इनकी पहली किताब 17 ईयर्स ऑफ एज पे इन्होंने लिखी थी, द रूम ऑन द रूफ, और 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है। कौन सी किताब के लिए? आर ट्री स्टिल ग्रोज इन देहरा। सो ये देहरादून से बिलोंग करते हैं। अब जब कभी भी कोई बहुत पॉपुलर ऑथर है, हो सकता है चांसेस कि उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट पूछ लिए जाएं, इसलिए ये सारी चीजें आपको यहीं दे दी जाती हैं ताकि आपको अलग से नहीं ढूंढनी पड़े। इसके अलावा और कौन से अवार्ड्स हैं जो रस्किन बॉन्ड को मिल चुके हैं? पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है 2014 के अंदर। अब देखो, रस्किन बॉन्ड एक पॉपुलर फेस थे तो किसी टेक्निक की जरूरत नहीं है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये है किताब का नाम, ये रही। और इसमें काफ़ी सारे केसेस 1988 से लेके 2022 तक के केसेस का पूरा कंपाइलेशन है। 3 बुक की एक पूरी सीरीज लॉन्च की गई है, और किसने की है? डॉक्टर मनोज कुमार। ये किताब का जो पूरा कंपाइलेशन है कौन लेकर के आया, किसने लिखी है? डॉक्टर मनोज कुमार ने लिखी है। और इसका फॉरवर्ड जो है, फॉरवर्ड होता है एक तरह से इंट्रोडक्टरी जो मैसेज होता है, वो दिया है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया श्री R वेंकटरामानी जी ने। तो देखो, जब इतने इंपॉर्टेंट लोग किसी बुक के साथ शामिल हो जाते हैं उसके लॉन्च में, रिलीज में, फॉरवर्ड में, तो वो बुक एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको फिक्शन, लव स्टोरी और ये सारी बुक्स और ऑथर याद रखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट लोग हैं, पॉलिटिशियंस ने रिलीज की है, कोई फेमस राइटर हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे पे लिखी गई है, तो वो सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब इसको कैसे याद रखें? डॉक्टर मनोज कुमार, हम नहीं जानते ये कौन है बाय फेस, तो आप क्या कर सकते हैं? एक तो पुराने एक्टर थे मनोज कुमार, ठीक है, नहीं तो मनोज बाजपेयी को आप जानते होंगे, तो कुमार याद नहीं भी रहता तो मनोज बाजपेयी आप ले सकते हो। कि सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए, आर्बिट्रेशन एक तरह से मध्यस्थता होती है, दो पार्टीज है आपस में कॉन्फ्लिक्ट है तो मध्यस्थता कर लो, आम भाषा में ऐसे समझिए। तो कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए मनोज कुमार जी को या मनोज बाजपेयी जी को अपॉइंट कर दिया है कि भाई आप करवाओ मध्यस्थता। यार मनोज कुमार बेस्ट है ना, कि चुप हो जाओ, मैं भी चुप हूँ, आप भी चुप रहो, ऐसे बहुत एक्शन करते थे। तो हमने क्या किया? कमर्शियल आर्बिट्रेशन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए मनोज कुमार या मनोज बाजपेयी को अपॉइंट कर दिया, तो इससे हम याद कर लेंगे। और बस यही बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। आगे चलते हैं। असम गवर्नर रिलीजेस बुक पार्टीशन्ड फ्रीडम, आ गई आपसे जो किया गया था सवाल उससे रिलेटेड बुक, और इसको लिखा है राम माधव ने। किताब क्या है? पार्टीशन्ड फ्रीडम। द बुक इज पार्टीशन्ड फ्रीडम एंड इट इज रिटन बाय राम माधव। सो 1905 से लेकर के प्री इंडिपेंडेंस के टाइम तक जो भी कुछ वाक़ये हुए हैं इस किताब के अंदर लिखे गए। अब देखो, पार्टीशन फ्रीडम, फ्रीडम मिली पर पार्टीशन से होकर के हम गुजरे, इसी तरह से राम और माधव में भी पार्टीशन है ना। कुछ लोग सिर्फ राम जी को मानेंगे, कुछ लोग सिर्फ माधव को, माधव यानी कृष्ण जी को मानते हैं, तो बीच में पार्टीशन है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पार्टीशन फ्रीडम किसने लिखी है? राम माधव ने। और राम माधव के बीच में भी पार्टीशन है,
कुछ लोग राम जी को प्यार करते हैं, कुछ लोग कृष्ण जी को, माधव को प्यार करते हैं। और इसको पब्लिश किया है प्रभात प्रकाशन ने, नॉट इम्पॉर्टेंट। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी ने इसको रिलीज किया है और इसके अंदर 1905 से प्री इंडिपेंडेंस एरा तक के सारे वाक्य बताए गए हैं। और राम माधव इंडियन पॉलिटिशियन है, ऑथर है, थिंकर है। उनकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक है अनईजी नेबर्स, इंडिया एंड चाइना आफ्टर 50 years ऑफ वॉर। तो अनईजी नेबर्स भी राम माधव जी द्वारा लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर विजय दारडा's न्यू बुक रिंग साइड रिलीज बाय शशि थरूर, जो अपने आप में उम्दा राइटर हैं और ओरेटर हैं। तो डॉक्टर विजय दारडा जी की नई किताब है। क्या है किताब का नाम? रिंग साइड। रिंग साइड। तो अब देखो, अगर रिंग जो होती है, रिंग का साइज अगर टाइट हो तो दर्द होगा ना फिंगर में। बस इसे याद रख लो कि रिंग अगर टाइट है, यहाँ तो रिंग साइड है पर हमने हिंट क्या ले लिया? रिंग ले लिया। अगर रिंग टाइट है तो हमें दर्द होगा। तो विजय दारडा जी ने लिखी है रिंग साइड। चलते हैं आगे, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सो रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड, ये लिखी है डॉक्टर विजय दारडा ने, जो कि चेयरमैन और एडिटोरियल बोर्ड ऑफ लोक मीडिया ग्रुप एंड चेयरमैन हैं एडिटोरियल बोर्ड ऑफ लोकमत मीडिया ग्रुप के और फॉर्मर एमपी भी रह चुके हैं। और इसको शशि थरूर जी ने रिलीज किया है। बस इसके अंदर इनके जो भी कंपाइलेशन थे ना, जो इनके लेटर्स थे, आर्टिकल्स थे लोकमत के अंदर, उन सबका एक कंपाइलेशन करके इस बुक के अंदर प्रेजेंट किया गया है। बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाता है तो चीज़ें याद करनी ईजी हो जाती है। तो इसके साथ खत्म हो जाती है हमारी पहली कैटेगरी एंड दैट वाज बुक्स एंड ऑथर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स थे मई मंथ के, वो हमने कवर कर ली है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? हिंट छोटे छोटे ही हैं, जो आपको लेना है लीजिएगा, नहीं लेना छोड़ दीजिएगा। अब हम आते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स एंड ऑथर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अपॉइंटमेंट्स में से एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं नो मैटर व्हाट, राइट। और अपॉइंटमेंट्स में आजकल एक और नया ट्रेंड देखा गया है कि सिर्फ जो मेन अपॉइंटमेंट हुआ है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, उस इंसान ने जो अपॉइंट हुए हैं किसको रिप्लेस किया है ये भी पूछ लिया जाता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी कुछ पूछा जा सकता है। तो करंट और स्टैटिक दोनों के लिहाज से हमें टॉपिक देखना होगा। फाइन, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं सवाल की ना। व्हाट इज दिस सवाल? सवाल एक क्वार्टरली ई बुक है। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही थी कि मैम हमें पता नहीं था कि करंट अफेयर चलते हैं परचम पे और काफ़ी यूज़फुल होते हैं, तो हमने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन अब हम पिछले के कैसे कवर करें, हम बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अगर बहुत सारी थ्योरी नहीं पढ़ सकते पिछले 3 महीनों की एट्सेट्रा, तो आप क्वार्टरली ई बुक पे जा सकते हैं। ये जैन टू मार्च का कंपाइलेशन है जो ऑलरेडी आउट हो रखा है। तो अगर आपको ये Q1 की ई बुक चाहिए तो आपको parchamclasses.in पे मिल जाएगी। अब जैसे जैसे एक एक क्वार्टर खत्म होता जाएगा ये ई बुक आती जाएगी। ई बुक है क्या, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 300 MCQs होंगे एक पूरे क्वार्टर के। तो रफली 100 MCQ हर महीने के हमने सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ से निकाल करके डाल रखे हैं। और ना सिर्फ वो MCQs, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी इसमें मिल जाएगा। तो पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा और उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आपकी न्यूज़ वहाँ से भी तैयार हो सकती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ने में ही समझ में आता है, कुछ थ्योरी से कंफर्टेबल होते हैं। जो थ्योरी से तैयारी कर सकते हैं वो आप मंथली CA वगैरह फॉलो कर लीजिए। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, और जो डायरेक्टली क्वेश्चन से पढ़ना चाहे आप यहाँ से कर सकते हो। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि इसमें आपको पूरे 4 क्वार्टर्स की एक ही जगह मिल जाएगी। जो ई बुक है वो आप परचम ऐप से ले लीजिए, और जो इंडिविजुअल Q1 की सवाल ई बुकलेट है वो आपको parchamclasses.in पे मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी, अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है किसी भी सर्विस प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके कोई डाउट हो, तो आप parchamclasses06@gmail.com पे मेल कर दिया करिए। टीम बहुत प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करेगी। नहीं तो परचम ऐप के चैट में आप लिख सकते हो, जो वीडियोस आप देख रहे हो उनके कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, नहीं तो परचम_क्लासेस इंस्टा हैंडल है, आप वहाँ पे अपना मैसेज डाल सकते हो, फेसबुक पे मैसेज डाल सकते हो। सब जगह टीम बहुत प्रॉम्प्टली आपको रिस्पॉन्ड करेगी। ओके, 1 डे कई जगहों पे लग सकता है, पर बाकी सारी जगहों पे विद इन फ्यू आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ऑल राइट, सो टाइम फॉर माइलस्टोन 1 क्वेश्चन, क्योंकि एक पड़ाव पूरा हो गया, सेकंड शुरू हुआ है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये एक सवाल है, देखिए आप आंसर कर पा रहे हो नहीं। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका को मिल गए हैं अपने नए CM, और डेप्यूटी CM भी मिले हैं। तो डेप्यूटी CM तो बाद में देखेंगे, नए CM का क्या नाम है बताइए। कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री इन चारों में से कौन बने हैं? राइट डाउन योर आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। आंसर मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा आज की वीडियो में। चलिए तो शुरुआत हम कर लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर से। आलिया भट्ट बिकम्स गुचीज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर।
इंडिया से गुची जो ब्रांड है, फ्रेंच ब्रांड है, नॉट फ्रेंच सॉरी, इटालियन लग्जरी ब्रांड है। सी, मैं लग्जरी आइटम से बहुत दूर हूँ शायद। सो इटालियन लग्जरी ब्रांड है और उसकी पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ग्लोबल लेवल पे कौन बनी है? आलिया भट्ट बन गई हैं। सो शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गुचीज ग्लोबल एम्बेसडर और पहली इंडियन है टू बी द फेस ऑफ दिस इटालियन लग्जरी ब्रांड। ये पर्सेज एट्सेट्रा बनाता है गुची, राइट। नेक्स्ट, सौरभ गांगुली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म। त्रिपुरा, ये इंडिया का मैप है, ये रहा त्रिपुरा, इफ यू कैन सी। सो त्रिपुरा टूरिज्म के एम्बेसडर बन गए हैं सौरभ गांगुली दादा। अब देखो, जिन जिन के फेस आपको पता है, कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद रहेगा। त्रिपुरा आपको पता है, सौरभ गांगुली आपको पता है, बस याद रख लीजिए। त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर हैं टूरिज्म के सौरभ गांगुली। और त्रिपुरा सीएम जो मानिक साहा है, उन्होंने ये अपॉइंटमेंट अनाउंस किया है या फिर उन्होंने अपॉइंट किया है। फिर हम आते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट नेम सचिन तेंदुलकर एज स्माइल एम्बेसडर, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर नामित किया है। स्माइल एम्बेसडर क्यों? सबको मुस्कुराना सिखाएंगे? नहीं, स्माइल एम्बेसडर क्योंकि ओरल हाइजीन उसको प्रमोट करने के लिए स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र ने ही इनको स्माइल एम्बेसडर बना दिया। स्वच्छ मुख अभियान के तहत, स्वच्छ मुख यानी आपका हाइजीनिक माउथ रहे, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ओरल हाइजीन एंड हेल्थ। ठीक है जी। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने एमओयू साइन किया है सचिन तेंदुलकर के साथ में, जिसमें अभी तक कोई टाइम मेंशन नहीं है। ओके, तो ये आ गया आपके माइलस्टोन 1 क्वेश्चन का आंसर, बहुत जल्दी आ गया। सिद्धरमैया टुक ओथ एज सीएम ऑफ कर्नाटका। सिद्धरमैया बने हैं कर्नाटका के नए सीएम। डीके शिव कुमार डेप्यूटी सीएम। सो डीके शिव कुमार जो हैं वो डेप्यूटी सीएम बने हैं। सिद्धरमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सो अब आपको ध्यान रखना है किनको? नए सीएम जी के नाम को। इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी यानी सीएलपी के लीडर सिद्धरमैया हैं, जिन्होंने ओथ लिया है एज द सीएम। और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं? ये वरुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कॉन्स्टिट्यूएंसी ध्यान रख लीजिए। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं डीके शिव कुमार, वो बन गए हैं डेप्यूटी सीएम। सो सिद्धरमैया, रमैया वस्तावैया, ये मुझे गाना याद आ गया इनका नाम सुनते पढ़ते देखते ही। सो रमैया वस्तावैया सॉन्ग भी आप याद रख सकते हो। क्यों रखना है? जरूरी नहीं है, ऐसे ही थोड़ा फन डाल लो पढ़ाई में। चलो आ जाओ। अर्जुन राम मेघवाल, नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। अर्जुन राम मेघवाल रिप्लेस्ड करण रिजिजू एज लॉ मिनिस्टर, यानी कि अर्जुन राम मेघवाल ने कानून मंत्री के रूप में किरेन रिजिजू को की जगह ली है। सो अब अर्जुन राम मेघवाल जी बन गए हैं हमारे नए लॉ मिनिस्टर। तो अब अगर किसी ने भी लॉ तोड़ा तो ये मेघ की तरह बरसेंगे और गरजेंगे। ठीक है। सो अब किरेन रिजिजू का क्या हुआ? अब उनके पास क्या गया है? उनके पास गई है अर्थ साइंसेस वाली मिनिस्ट्री। ठीक है, ही हैज गॉटन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, किरेन रिजिजू। याद रहेगा, किरेन रिजिजू इतने टाइम से हम न्यूज़ में पढ़ रहे थे तो आपके लिए बहुत पिक्चरफुल हैं। और रही बात मेघवाल जी की, तो अर्जुन राम मेघवाल मेघ की तरह गरजेंगे और बरसेंगे अगर हमने लॉ तोड़ा। तो इससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हो ना। कैबिनेट रिशफल हुआ है। अर्जुन राम मेघवाल जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री बना दिया गया और उनकी बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी उनके पास रखी गई हैं। और किरेन रिजिजू को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस दे दिया गया है। ओके, अजय बंगा। अजय बंगा जी के बारे में हमने कुछ महीनों पहले भी पढ़ा था कि इनका अपॉइंटमेंट आएगा और अब अपॉइंटमेंट हो गया है। पिछले महीने ही पढ़ा था रादर। अजय बंगा अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के या विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो गए हैं अजय बंगा। कौन है अजय बंगा? इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडिया से इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2016 के अंदर। इंडियन ओरिजिन के ये हैं और 5 इयर्स के लिए इनका अपॉइंटमेंट हो गया है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पे। और ये अपॉइंटमेंट 2 जून से लागू होगा। ठीक है, यानी हो चुका है बाय नाउ। सो अजय बंगा पहले मास्टरकार्ड सीईओ रह चुके हैं। 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक की तरह इनको सिलेक्ट किया गया। ये छोटी छोटी बातें कई बार एग्जामिनर यहाँ से पूछ लेता है। और इनको किसने नॉमिनेट किया था? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इनको नॉमिनेट किया था। इंडियन अमेरिकन है ये, ऐसा नहीं इंडियन सिटीजन है, इंडियन अमेरिकन सिटीजन है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक बेसिकली लोन्स और फाइनेंशियल ग्रांट्स वगैरह देता है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं जहाँ पे फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स चलने होते हैं तो वहाँ पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर। और ये 2 इंस्टीट्यूशन से मिलकर के बना है। एक है IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
और दूसरा है IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों बैंक मिलकर के वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं। 1944 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और अभी करंट प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक है ना, माल होना चाहिए, मालपास। अच्छा, अजय बंगा आप बोलोगे मैम ये कैसे याद रखें, तो मेरे हिसाब से आपको बोलना नहीं चाहिए, पहले याद करवा दिया मैंने, फिर भी देखो बंगा और बैंक ये थोड़ा सा हिंट है जाएगा। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक, दैट विल बी अ हिंट फॉर यू। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। ओके, बैंक की बात आई है तो अब सारे बैंक के अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। फाइन। देवदत्त चंद, क्या नाम है? देवदत्त चंद अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD और CEO के रूप में कौन आ गए हैं? देवदत्त चंद आ गए हैं। ही इज दैट पर्सन। सो देवदत्त चंद न्यू MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा अभी जगह नहीं ली है, ये लेंगे 1 जुलाई से, बिकॉज जून 30 को जो करंट MD CEO है संजीव चड्ढा, उनका होना है रिटायरमेंट। ठीक है, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट निश्चित हो चुका है, देवदत्त चंद। तो अब आप कैसे याद रखोगे? देखो BOB जो है उसमें B भी इतना आ रहा है और ABCD में B के बाद CD आता है ना, तो यहाँ बस DC हो गया है। तो देवदत्त चंद, आप चाहो तो चंद देवदत्त भी कर सकते हो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा था, उसमें बस CD और लगा दीजिए। ये छोटा सा हिंट आपके लिए काम कर जाएगा और जब आप बैंकिंग न्यूज़ बार बार पढ़ोगे इनका नाम आएगा तो जुबान पे चढ़ ही जाएगा। दूसरा जो अपॉइंटमेंट आया है वो बैंक ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आया है। बैंक ऑफ इंडिया में रजनीश कर्नाटक अपॉइंट किए गए हैं एज MD एंड CEO और इनका अपॉइंटमेंट आ गया है बिकॉज जो लास्ट MD CEO थे वो जनवरी के अंदर ही रिटायर हो गए थे, AK दास। तो रजनीश कर्नाटक, बैंक ऑफ इंडिया, अब बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है इंडिया और इनके नाम में आ रहा है कर्नाटक, तो यही अपने आप में एक याद रखने वाली बात हो सकती है कि बैंक ऑफ इंडिया के जो MD CEO हैं वो कर्नाटक सरनेम वाले। हो जाएगा रजनीश कर्नाटक, ही इज दैट पर्सन। BOB 1908 में बना था, वडोदरा गुजरात के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। बैंक ऑफ इंडिया भी 1908 में बना था, 1906 में बना था और मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। ऑलराइट, देन कर्नाटका बैंक अपॉइंट श्री कृष्णन हरिहर शर्मा एज MD एंड CEO। कर्नाटका बैंक को भी नए MD और CEO मिले हैं, नाम क्या है? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। अब मुझे एक बात बताओ, कौन से भगवान जी थे जो सबसे ज्यादा नाटक करते हैं? मतलब हैं या थे, जो भी आप बोले, कौन से भगवान हैं जो जाने जाते हैं कि सबसे ज्यादा लीलाएं करते हैं, टैंट्रम्स करते हैं, मस्ती करते हैं, नटखटते? कृष्ण जी थे। ठीक है, तो कर्नाटका से हम नाटक ले सकते हैं, यानी कि मस्ती करना, ड्रामा करना, और कृष्ण जी इससे एसोसिएटेड किए जा सकते हैं। तो श्री कृष्णन हरिहर शर्मा नए MD और CEO हैं कर्नाटका बैंक के। और कर्नाटका बैंक का ट्रिविया देख लीजिए, ये 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट है। ओके, 1924 में बना था और मैंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है। देन जय कुमार S पिल्लई अपॉइंटेड डेप्यूटी MD ऑफ IDBI बैंक। अब आप बोलोगे मैम डेप्यूटी MD बने हैं, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है? नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि अगर डेप्यूटी MD बने हैं तो आपसे MD पूछा जा सकता है या आपसे IDBI की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। क्योंकि बैंक एग्जाम में भी अगर कोई अपॉइंटमेंट पूछा जाता है, किसी बैंक से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन आता है, तो वो उसी एग्जाम का आता है जो करंट में बना हुआ है। और हमेशा स्टैटिक में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है ना, अगर करंट में कुछ आ गया तो उससे जुड़ा कुछ पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है। तो ये नाम याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टैटिक याद रखना जरूरी है। तो जय कुमार S पिल्लई को डेप्यूटी MD बनाया गया है 3 साल के लिए। IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, 1964 में बना था। और MD कौन है? MD है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा डॉक्टर राकेश शर्मा जो सबसे पहले मून पे गए थे इंडिया से, उससे आप याद रख, फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन मून, उससे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए। देन RBI अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ विजय शेखर एज पार्ट टाइम चेयरमैन। अब ये जो हेडिंग है थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ओके, सो RBI ने अप्रूव किया है कि जो विजय शेखर शर्मा हैं, जो कि फाउंडर हैं पेटीएम के, ये फाउंडर हैं एंड CEO हैं पेटीएम के, इनको वापस से 1 साल के लिए पार्ट टाइम चेयरमैन बना दिया जाए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। ये 2 अलग चीजें हैं, पेटीएम जिससे हम ट्रांजैक्शन करते हैं और पेटीएम बैंक भी है। तो यहाँ पे जो बातचीत चल रही है पेटीएम पेमेंट्स बैंक की चल रही है। ओके, और 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट अप्रूवल मिला है। नाउ अगर हम देखें पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, तो 197 कम्युनिकेशन जो है वो 49% स्टेक होल्ड करता है इस बैंक के अंदर और बाकी सारे स्टेक विजय शेखर शर्मा के पास ही हैं, राइट। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO कौन है? इनको तो पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया जा रहा है। MD और CEO कौन है? आंसर इज सुरेंद्र चावला।
और इसको 2017 में इस बैंक को बनाया गया था, नोएडा में हेडक्वार्टर्ड है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। यूपीएससी सारे बच्चे बिल्कुल याद कर ही चुके होंगे। यूपीएससी को मिले हैं अपने नए चेयरमैन, क्या नाम है? मनोज सोनी जी। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सोने जैसे मन वाले, हम तो ऐसे ही करके थोड़ी सी इनकी तारीफ कर दे, है ना, ताकि यूपीएससी थोड़ा हमारी राइड स्मूथ कर दे। मनोज सोनी जी बने हैं न्यू यूपीएससी चेयरमैन। ओके, इन्होंने ओथ ले ली है न्यू यूपीएससी चेयरमैन। और यूपीएससी के अंदर एक चेयरमैन होते हैं और 10 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और अभी पूरे 10 मेंबर्स नहीं हैं ऑन रोल्स, अभी कैपेसिटी बची हुई है और अपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं। और आर्टिकल 315 है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशंस के कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता हुआ आर्टिकल है। और कौन करता है यूपीएससी चेयरमैन को या उनके मेंबर्स को अपॉइंट? प्रेसिडेंट करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? 6 साल के लिए या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आ जाएगा तब तक के लिए दे होल्ड ऑफिस। ऑलराइट, देन गवर्नमेंट अपॉइंट्स रवनीत कौर एज सीसीआई चेयरपर्सन, यानी कि सरकार ने रवनीत कौर को सीसीआई अध्यक्ष नियुक्त किया है। नाउ व्हाट इज द सीसीआई? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। मार्केट के कंपटीशन से डील करती हुई ये बात है, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नहीं। सो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, क्या है क्या नहीं है, उससे रिलेटेड ये पूरा कमीशन देखता है। और 5 साल के लिए या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए उस तक के अपॉइंटमेंट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है संगीता वर्मा जी को, जो कि एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पे एसोसिएटेड थी इस पोजीशन से। सो कंपटीशन रवनीत कौर, कौर कंपटीशन थोड़ा क का मेलजोल है, रवनीत कौर एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क के साउंड से थोड़ा हिंट लीजिएगा आप। और सीसीआई चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है। ये देखता है कि जो मार्केट में कंपटीशन है वो परफेक्ट तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है, एंड ताकि एक सबके साथ जो भी मार्केट के अंदर डील कर रहे हैं उनके साथ में जस्टिस हो सके, ठीक है। तो ये कंपटीशन को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाली बॉडी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड दैट इज इट। एडवर्स इफेक्ट ना आने देती है ये, इसको 2003 के अंदर गठित किया गया था। ओके, देन एक और अपॉइंटमेंट आया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, दैट इज सीआईआई को मिले हैं अपने नए प्रेसिडेंट, और क्या नाम है? नाम है आर दिनेश। सीआईआई आर दिनेश। चलिए देख लेते हैं इस अपॉइंटमेंट का। So R Dinesh appointed as CII President for 23-24। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज क्या होती है? जितनी भी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनके जो भी मेजर लोग होते हैं इस कॉन्फेडरेशन का पार्ट होते हैं, आपस में बातचीत करके सारे इसमें नियम कायदे बनाए जाते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII, उन्होंने R दिनेश को अपॉइंट किया है एज द प्रेसिडेंट, जो कि TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन भी है। वो किसी न किसी अपनी इंडस्ट्री में भी कोई ना कोई पोजीशन होल्ड करता हुआ व्यक्ति ही होगा जो CII का प्रेसिडेंट बनेगा। तो CII दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज 1895 में बना था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। कैसे याद रख सकते हो? देखो CII का फुल फॉर्म क्या है? ये इंडस्ट्रीज से डील करता हुआ है ना, तो हम बोल रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रीज को ना दिन में ही चलाओ, ये रात में चला के शोर मत किया करो, इंडस्ट्रीज को दिन में चलाइए। सो आर दिनेश CII प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। छोटा हिंट है आपके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अगेन। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सोन इन एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में इन्होंने शपथ ली है। सो आप एक तो इमेज देख लीजिए, अब आ जाइए। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है जिन्होंने अपॉइंटमेंट एडमिनिस्टर किया, या अपॉइंटमेंट नहीं, ओथ एडमिनिस्टर की। और ये ऑलरेडी एक्टिंग CVC के तौर पे काम कर रहे थे PK श्रीवास्तव जी, और अब इनको प्रॉपरली ला दिया गया है इस पोजीशन पे। और CVC सुरेश पटेल जो थे, इनके पहले ये पूरे तौर पे CVC का काम कर रहे थे। अब देखो समझो, सबसे पहले सुरेश N पटेल जी थे जिनका रिटायरमेंट हो गया दिसंबर 2022 के अंदर। उसके बाद कोई और फुल टाइम अपॉइंटमेंट नहीं आया, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को इनकम्बेंट के तौर पे इस पोजीशन पे ला दिया गया, और अब उनको फुल टाइम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया है। समझ में आ गई बात? ओके। अब CVC जो है दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो है वो 1964 में बनी थी। गवर्नमेंट के अंदर जो भी करप्शन होता है उस पे निगरानी और सतर्कता रखने का काम CVC करता है। समझ में आ गई बात? सो विजिलेंस किस पे रखेंगे? गवर्नमेंट करप्शन ना हो इसके ऊपर रखेंगे। तो अब याद कर लो, पहले तो वैसे PK श्रीवास्तव जी पहले भी थे इस पोजीशन पे, मैंने याद करवाया था। नहीं तो देख लीजिए, इतने प्रवीण हैं कि वास्तव में करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा फटाफट से पता लगा लेंगे। श्रीवास्तव जी इतने प्रवीण व्यक्ति हैं कि कोई करप्शन कर रहा है या सिर्फ
नहीं कर रहा है और या क्या कर रहा है उस सब का वास्तव में पता लगा लेंगे तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पीके श्रीवास्तव भी आप कर सकते हो। और ये जो कमीशन है ये किसके रिकमेंडेशंस पे बनाई गई थी? एंटी करप्शन कमेटी बनाई गई थी, जो कि किसकी अध्यक्षता में थी? के सांथन नाम जी के रिकमेंडेशंस, इनकी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे सीवीसी को गठित किया गया था। और फिर 2003 के अंदर एक्ट आ गया, पार्लियामेंट ने इनैक्ट कर दिया लॉ, जिसके तहत सीवीसी को स्टेट्यूटरी बॉडी यानी लीगल बॉडी के तौर पे एस्टैब्लिश कर दिया गया था। सीवीसी जो है, कमिश्नर जो है सेंट्रल विजिलेंस के, वो सीधे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट गेट्स 2 न्यू जजेस। सुप्रीम कोर्ट को मिल गए हैं 2 नए जजेस और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। टोटल कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस न्यूज को डाला गया है। 34 सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं, सब अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। केवी विश्वनाथन एंड प्रशांत मिश्रा, इन्होंने ओथ ली है सुप्रीम कोर्ट जज। इन दोनों के नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये 34 नंबर आप जरूर से याद रखेंगे। ओके, सो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन जी, इन्होंने जज के तौर पे कार्यभार संभाला है। ओथ ली किसने दिलवाई है? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने दिलवाई है। और ये जो प्रशांत कुमार मिश्रा जी हैं, ये पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। ठीक है, चलिए ओके, ये न्यूज़ भी आपने पहले देखी होगी, पर अभी अपॉइंटमेंट हो गया है, इसलिए पहले अनाउंस हुआ था, अब हो गया, इसलिए वापस हम पढ़ेंगे। जस्टिस टी.एस. शिवगणनम अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। अभी आप सारे हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट देखोगे। टी.एस. शिवगणनम, जस्टिस टी.एस. शिवगणनम अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। तो यहाँ से आप शिव ले लीजिए, शिवगणनम से हम शिव ले सकते हैं, और कैलकाटा तो है ही, कलकत्ता हाई कोर्ट है ना, तो कैलकाटा हाई कोर्ट में शिव जी हैं। आप इतना एसोसिएशन बैठाइए, बिकॉज अभी एक और भगवान आएंगे किसी और कोर्ट में, राइट। तो कैलकाटा दिख जाता है मैप पे, वेस्ट बंगाल दिख जाता है ना। कैलकाटा हाई कोर्ट के अंदर कौन है? शिव जी बैठ करके सारे अपने फैसले सुनाने, नहीं तो शिव जी के गण आए हैं, वो अपने फैसले करवाना चाह रहे हैं, कैसे भी। शिव हिंट ले लीजिए, तो शिव गणनम आपको याद रहेंगे, कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है प्रकाश श्रीवास्तव जी को, जो कि मार्च 30 को रिटायर हो गए थे, और ये सितंबर 2025 तक इनका अपॉइंटमेंट रहेगा। आर्टिकल 126 है जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट को मंजूरी देता है। ये पहले एक्टिव चीफ जस्टिस के तौर पे काम कर रहे थे, अब इनका फुल टाइम अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। ओके, अब हम आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। अभी शिवजी थे कलकत्ता हाई कोर्ट में, अब देखिएगा यहाँ पे राम जी आ गए हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। सो जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव सोन इन एज 28 CJ यानी चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव हिमाचल उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। सो राम जी कहाँ? हिमाचल हाई कोर्ट, और शिव जी कहाँ? कलकत्ता हाई कोर्ट। बस। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव होंगे चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, और इन्होंने सक्सीड किया है CJ यानी चीफ जस्टिस अमजद सैयद को, जो जनवरी के अंदर ही रिटायर हो गए थे। संजय विजय कुमार गंगापुर वाला सोन एज चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। एक और हाई कोर्ट है जिसमें चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास में पहुंच गई है गंगा, हाँ गंगा जी ऊपर हैं, पर अब पहुंच गई है मद्रास हाई कोर्ट, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस है उनका नाम है संजय विजय कुमार गंगापुर वाला। तो गंगापुर वाला से आप याद रखेंगे। और तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि, उन्होंने ओथ एडमिनिस्टर की है, गवर्नर ओथ एडमिनिस्टर करते हैं। देन गंगापुर वाला जो है चीफ जस्टिस, वो पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट की तरह काम कर रहे थे, और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? S. वैद्यनाथन जी को रिप्लेस किया है। ओके, तो ये सारे हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स हो गए, कोर्ट से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हो गए। अब अपन आ जाते हैं कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो या एसोसिएशंस हो, उनके अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। गवर्नमेंट अपॉइंट्स बार्क डायरेक्टर, BARC इज व्हाट? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उसके जो डायरेक्टर है AK मोहंती, उनको गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड एज न्यू एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इस पोजीशन पे AK मोहंती जी को ले आया गया है, और AK मोहंती ऑलरेडी बार्क के डायरेक्टर भी हैं। ओके, सो बार्क के डायरेक्टर यानी सरकार ने BARC के निदेशक AK मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया है। गॉट इट? राइट।
इन्होंने सक्सीड किया है के एन व्यास जी को, और इस पोजीशन पे अपॉइंटमेंट 66 ईयर्स ऑफ एज तक या फिर अक्टूबर 10, 2025 तक, विच एवर इज अर्लियर, किया जाएगा। BARC के डायरेक्टर ये 2019 से ही हैं। सो अब इसमें आप सीधे याद रखें, इसमें ज़्यादा कुछ मेरे बताने का है नहीं। एंड बार्क की अगर हम बात करें तो होमी जहांगीर भाभा जो हैं, जिनको हम होमी बाबा भी कहते हैं, होमी जहांगीर बाबा ने बनाया था इसको एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे में, मुंबई के अंदर 1954 में। PM प्रसाद टू बी द नेक्स्ट कोल इंडिया चीफ। कोल इंडिया जो है गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग, उसके नए चीफ कौन बने हैं? PM प्रसाद। ये हो गए हैं CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। तो आप प्रसाद लेने गए हो और आपको प्रसाद की जगह दे दिया है कोयला। आप बोल रहे क्या किया? बोले हाँ भाई, कोल इंडिया के नए जो CMD है वो प्रसाद ही तो हैं, तो आप भी कोयला लो प्रसाद में। सो कोल और प्रसाद का एसोसिएशन आपको करना है। PM प्रसाद बन गए हैं कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD। इन्होंने ये रिप्लेस करेंगे, अभी पोजीशन अब नहीं लिए, सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है। 30 जून को प्रमोद अग्रवाल जी की टर्म खत्म हो रही है, उसके बाद ये आ जाएंगे सीन में। तो कोलकाता में हेडक्वार्टर्ड है, 1975 में ये बना था। परमिंदर चोपड़ा, फर्स्ट वुमेन CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। परमिंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला CMD बनी है, अपॉइंट हुई है। अब देखिए, पावर एंड परमिंदर, प का एसोसिएशन आप बिठा सकते हो। वुमेन इन पावर, सो पहली बार वुमेन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आई है, और कौन सी वुमेन आई है? जो प से ही है, परमिंदर कौर। एंड इनको एडिशनल चार्ज मिला है एज CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाल ही में मिला है, पहले अनाउंसमेंट हुआ था मिलेगा, लेकिन नाउ रिसेंटली शी हैज बीन गिवन, पहली वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज CMD ऑफ दिस महारत्न कंपनी। किसी और महारत्न, मतलब ओवरऑल सारी महारत्न कंपनी में पहली CMD नहीं बनी है फीमेल, इस महारत्न कंपनी में, क्योंकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन महारत्न कंपनी है, इसकी पहली CMD बनी है। इन्होंने रविंदर सिंह ढिल्लोन जी से ये पोजीशन ली है। लार्जेस्ट NBFC है ये, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसमें अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो NBFC सबसे बड़ी कौन सी है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, 1986 में बनी थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। गवर्नमेंट अपॉइंट्स अनिल कुमार जैन एज द न्यू PNGRB चेयरमैन। व्हाट इज दिस PNGRB? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, PNGRB के नए चेयरमैन बने हैं अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार जैन साहब। अनिल बम होता है ना, दिवाली वाली पे फोड़ते हैं, अब अंदर आ जाते हैं, हमारे यहाँ आजकल बहुत आते हैं, हम बम फोड़ते हैं। सो अनिल बम के अंदर अब वो बारूद नहीं आता, अनिल बम के अंदर अब पेट्रोलियम या गैस डाल करके बेचा जा रहा है। बहुत वियर्ड है, लेकिन ये याद रह जाएगा, मैं आपको बता दूं। फिर जो अनिल बम है, इसके अंदर अब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आती है। तो अनिल कुमार जैन PNGRB के नए बने हैं क्या? चेयरमैन। एंड व्हाट एल्स? 5 साल के लिए 65 ईयर्स, दैट इज इट। चलो आगे। IPS ऑफिसर प्रवीण सूद अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI। IPS अधिकारी प्रवीण सूद को CBI का अगला निदेशक नियुक्त कर लिया गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन लीड करेंगे? कौन है उसके डायरेक्टर? प्रवीण सूद। ये सूद के पता लगा लेंगे कि क्या इन्वेस्टिगेशन में कहाँ क्या गड़बड़ चल रही है। सूद से आप ऐसे ले सकते हैं, प्रवीण तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, प्रवीण है ना, तो सूद सरनेम आप याद रखेंगे। CBI के नए डायरेक्टर हैं सूद साहब। सूंघ करके किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, इतना हुनर है इनके अंदर। सो ये सारे जो हिंट मैं दे रही हूँ, ये सिर्फ हमारी स्टडी को ईज आउट करने के लिए, किसी का भी अपमान या फिर किसी को भी ऑफेंड करना बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं है, राइट। कर्नाटका DGP प्रवीण सूद कर्नाटका DGP थे उस समय, और अब उनकी जगह somebody else has taken। सो प्रवीण सूद जी को अपॉइंट किया गया है न्यू CBI डायरेक्टर 2 साल के लिए। इन्होंने रिप्लेस किया है सुबोध जायसवाल जी को CBI के डायरेक्टर के तौर पे। अभी तक हम सुबोध जायसवाल जी पढ़ते आ रहे थे, अब किनका नाम पढ़ेंगे? प्रवीण सूद का नाम पढ़ेंगे। मई 25 में सुबोध जायसवाल रिटायर हो गए थे। CBI की शुरुआत हुई थी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के तौर पे 1941 में, ओके। और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो भी प्रोक्योरमेंट वगैरह हो रहा था ना, उसमें कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, उसका पता लगाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में सांथानम कमेटी है जिन्होंने इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर CBI को फाउंडेशन रखा गया इसका, और 1963 के अंदर इट केम इनटू एग्जिस्टेंस।
ऑलराइट, सो इंडियन आर्मी इंडक्स 5 वुमेन ऑफिसर्स इनटू आर्टिलरी रेजिमेंट। भारतीय सेना ने अपने आर्टिलरी रेजिमेंट में 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया है और ऐसा पहली बार हुआ है। और विमेन एम्पावरमेंट इन आर्मी भी देखा गया है, इसलिए न्यूज में आया है। कौन है वो 5 विमेन ऑफिसर्स? लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पवित्रा मुदगिल एंड लेफ्टिनेंट आकांक्षा। इन 5 ने ज्वाइन किया है आर्टिलरी रेजिमेंट। आर्टिलरी रेजिमेंट क्या है? कॉम्बैट या फाइटिंग आर्म होता है इंडियन आर्मी का, जो बिल्कुल सीधे फाइटिंग के अंदर उतरते हैं। तो जो भी उसमें सपोर्ट देना होता है ना, वो आर्टिलरी रेजिमेंट का काम होता है। ओके, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित टेक्स ओवर एज डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। अब देखिए, समझिएगा, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज डिफरेंट एंड डेप्यूटी इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये न्यूज़ इसलिए डाल दी गई है कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। डेप्यूटी आप कई जगह पढ़ रहे होंगे और फिर आप ढूंढ रहे होंगे कि वाइस चीफ कौन है या वाइस ऑफ एयर स्टाफ कौन है, तो ये डेप्यूटी अलग पोजीशन है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी बने हैं वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में। डेप्यूटी एंड दीक्षित, ये छोटा हिंट ले लीजिए बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की ये न्यूज़ मुझे पर्सनली नहीं लग रही है। थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए, कभी आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ दीक्षित जी, ही टुक ओवर द ऑफिस ऑन 15 मई और नर्मदेश्वर तिवारी जी से इन्होंने पद लिया है। रथेंद्र रमन न्यू चेयरमैन ऑफ कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को अपने नए चेयरमैन मिले हैं, क्या नाम है? रथेंद्र रमन। टॉप रेमन आते हैं ना नूडल्स, तो आप कोलकाता पोर्ट पे बैठ के टॉप रेमन्स खा रहे हैं, हाँ, या कोलकाता पोर्ट पे बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आया है टॉप रेमन का, ऐसे कर सकते हैं। सो कोलकाता को हम टॉप रेमन से एसोसिएट करके रथेंद्र रेमन ले सकते हैं। नहीं तो हम कोलकाता पोर्ट पे रथ चला रहे हैं, रथ तो बहुत इजीली दिख जाएगा और ऐसा किसी भी पोर्ट पे नहीं होगा, तो एग्जैक्टली याद रह जाएगा। कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहा जाता है और इसके नए चेयरमैन हो गए रथेंद्र रमन। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट है इंडिया में, यानी अकेला ऐसा मेजर पोर्ट जो कि रिवर पे बेस्ड है। ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है इंडिया का, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से चालू है और 1870 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। एक्सेंचर, अब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की बात होगी, अब कुछ प्राइवेट देख लेते हैं और फिर ये वाइंडिंग अप की तरफ ही है अपॉइंटमेंट्स। एक्सेंचर अपॉइंट्स अजय विज एज इंडिया एमडी एंड रेखा मेनन रिटायर। रेखा मेनन जो कि 20 साल से एक्सेंचर इंडिया को लीड कर रहे थे, उनके रिटायरमेंट का टाइम आ गया है और इनकी जगह कौन आ रहे हैं? अजय विज आ रहे हैं एंड ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ द लीडरशिप ऑफ एक्सेंचर इन इंडिया। दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग हियर। द फाउंडर ऑफ स्टार्टअप ड्रीम 11 हर्ष जैन इलेक्टेड IAMAI चेयरपर्सन। स्टार्टअप ड्रीम 11 के संस्थापक हर्ष जैन IAMAI के अध्यक्ष चुने गए हैं। नाउ व्हाट इज दिस IAMAI? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 2023 से 2 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया गया। ड्रीम 11 मैच के अंदर टीम भी बना करके आप अपना गेम खेल सकते हो उनके साथ में। तो ड्रीम 11 आप किस पे देखते हो? मोबाइल पे ही देखते हो यूजुअली, या लैपटॉप पे देखोगे। सो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट के बिना ड्रीम 11 पे काम नहीं कर सकते ना, सो बस इससे आप एसोसिएशन रखिए। और ड्रीम 11 हर्ष जैन ड्रीम 11 पे कभी भी कुछ जीतोगे तो बहुत खुशी होगी। सो ये देखो, बहुत कॉमन से नेम है, इनके लिए कुछ अलग सी टेक्निक्स नहीं आएंगी, थोड़ा थोड़ा दिमाग में टिकाना ही पड़ेगा। जहां मुझे लगेगा बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, आई विल बी गिविंग, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ड्रीम 11 के फाउंडर हर्ष जैन IAMAI के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए। इन्होंने रिप्लेस किया है संजय गुप्ता को। IAMAI हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में, 2004 के अंदर फॉर्मेशन हुआ था इसका। ऑलराइट, CAG दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गिरीश चंद्र मुर्मू। इंडिया में 2 मुर्मू बहुत एमिनेंट पोजीशन पे हैं, हम कई बार बात कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट मुर्मू, हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा है, और दूसरे हैं CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और गिरीश चंद्र मुर्मू री इलेक्टेड एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO फॉर 4 years। तो CAG गिरीश चंद्र मुर्मू 4 साल के लिए फिर से WHO के बाहरी ऑडिटर चुने गए हैं और ये एक एमिनेंट पोजीशन हो जाती है कि एज एन ऑडिटर आप WHO के साथ एसोसिएटेड हो। 2024 से 27 तक के लिए, और पहले 19 से 23 के लिए भी हमारा सेम पोजीशन के ऊपर अपॉइंटमेंट था। मुकेश अंबानी जॉइंस COP28 एडवाइजरी कमेटी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो मीटिंग है उसमें जो एडवाइजरी कमेटी होगी उसमें मुकेश अंबानी को भी चुना गया है टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कमेटी। और वो कमेटी में टोटल कितने लोग हैं? 31 एक्सपर्ट्स हैं, जिनमें से एक मुकेश अंबानी भी होंगे।
So Reliance Chairman Mukesh Ambani on advisory committee of COP28. मुकेश अंबानी गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे एज द पार्ट ऑफ दैट एडवाइजरी कमिटी. जो भी COP28 का जो प्रेसिडेंसी होगी वो अपने डिसीजन कैसे लेंगी, इस एडवाइजरी काउंसिल के रिकमेंडेशंस और इनके सुझावों के बेसिस पे लेती है. तो ये पूरी एडवाइजरी कमेटी जो है वो उनको रिकमेंडेशन देगी और उसके अंदर मुकेश अंबानी को भी शामिल किया गया अमंग 31 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स. देन जनवरी 2023 में UNFCCC जो है, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने सुल्तान अहमद अल जाबिर को COP28 का प्रेसिडेंट डेजिग्नेट अनाउंस किया था. और इस बार जो COP28 होना है वो कहाँ होगा? UAE उसको होस्ट करेगा नवंबर और दिसंबर के अंदर ये. देन अंशुमाली रस्तोगी, इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें इंडिया के नए रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं. पहले शिफाली जुनेजा हुआ करती थी, अब उनकी जगह आ गए हैं अंशुमाली रस्तोगी. और जो ICAO है वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है. ठीक है, चलते हैं आगे. ओके, सानिया मिर्जा अपॉइंटेड एज टेनिस एम्बेसडर फॉर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क जो है उसके टेनिस एम्बेसडर के तौर पे किसने टाइप किया है? दैट इज सानिया मिर्जा. अब क्योंकि न्यूज़ में इनका नाम आया है तो हम फटाफट से इनके जितने भी अवार्ड्स वगैरह हैं वो देख लेते हैं. तो 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स ओवरऑल इन्होंने जीते हैं, जिसमें इनके 3 विमेन डबल्स और 3 मिक्स डबल्स शामिल हैं. ओके, अब कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 बार, US ओपन 2 बार, रोलन गैरस यानी कि फ्रेंच ओपन और विंबलडन 1 बार. और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर अगर इंडिया में कोई रही हैं तो सानिया मिर्जा रही हैं. RN जयप्रकाश री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन. स्विमिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में वापस से, नॉट नए अध्यक्ष के रूप में वापस से RN जयप्रकाश जी को अपॉइंट कर लिया गया है. अब देखिए, इसको याद करने के लिए स्विमिंग एक हमारा कीवर्ड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा प्रकाश. तो आप स्विमिंग करने गए और इतनी ज़्यादा लाइटें हैं, इतना ज़्यादा प्रकाश है कि आपको कुछ ही नहीं दिख रहा. आप बोल रहे थे लाइट है, प्रकाश कम कीजिए. तो प्रकाश और स्विमिंग का एसोसिएशन हम कर लेंगे. जयप्रकाश री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ SFI. और SFI जो है 1948 में फाउंड हुआ था, अहमदाबाद गुजरात के अंदर हेडक्वार्टर्ड है, ये ध्यान रख लीजिएगा. शिरगांवकर री इलेक्टेड एज इंडिया ताइक्वांडो चीफ. शिरगांवकर वापस से आ गए हैं री इलेक्ट होकर के इंडिया यानी भारत ताइक्वांडो प्रमुख के तौर पे. ताइक्वांडो होता है और उसमें शिरगांवकर. तो आप ताइक्वांडो सीखने गए हैं, है ना. ताइक्वांडो के अंदर आपके जो कोच हैं वो गांव के हैं, जो आपके सर हैं वो गांव के हैं. आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अरे वाह, आप गांव से आए और आपको ताइक्वांडो आता है, वेरी नाइस. तो सर गांव से करके आप शिरगांवकर याद रख सकते हैं. ताइक्वांडो चीफ नामदेव शिवगांवकर, ये इनका पूरा नाम है. बैडमिंटन एशिया अपॉइंट्स उमर राशिद एज चेयरमैन ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल्स कमिटी. अपॉइंटमेंट किसने किया है? बैडमिंटन एशिया ने. किसका किया है? उमर राशिद का. बैडमिंटन एशिया ने उमर राशिद को तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है. अब उमर राशिद जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के. इंडिया में क्या पोजीशन पे हैं ये? जॉइंट सेक्रेटरी BAI. और इनका अपॉइंटमेंट अब बैडमिंटन एशिया में किया गया है एज टेक्निकल ऑफिशियल्स कमेटी. BAI की अगर हम बात करें तो 1934 में न्यू दिल्ली के अंदर फॉर्म की गई थी और इसके प्रेसिडेंट हैं हेमंत बिस्व शर्मा. एग्जैक्टली, जो CM कहाँ के? असम के. सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट्स. काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स थे और क्योंकि अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ भी मिस आउट करने जैसा नहीं लगता है, दैट इज़ वाई वी इंक्लूड एवरीथिंग. और काफ़ी स्टैटिक पोर्शन भी होता है, सो इट टेक्स टाइम. अब हम आ जाते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी की तरफ, विच इज़ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, क्योंकि न सिर्फ विनर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, उस अवार्ड के बारे में भी पता होना चाहिए, क्यों दिया जाता है और उसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के पहली बार किसको मिला था या फिर उसकी प्राइज मनी क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कब से दिया जा रहा है. तो ये सब अब हम डिस्कस करने वाले हैं. शुरू करते हैं. ओके, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, जुलाई के अंदर ही SSC एग्जामिनेशन है. आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के साथ अभी तक स्ट्रगल कर रहे होंगे और हो सकता है GK को अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं. लेकिन अगर आप
अभी से हाथ छोड़ दिया आपने कि 1 महीने में तो जीके ढंग से तैयार नहीं कर पाएंगे, देन यू आर गोइंग रॉन्ग। आप चाहें तो परचम के एसएससी जीए कोर्स को रेफर कर सकते हैं। इसमें मेरा भी स्टैटिक जीके का कोर्स इंक्लूडेड है, जिसमें मैंने निमोनिक से एवरीथिंग आपको हाथों हाथ याद करवा दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग निमोनिक से। उसके अलावा भी बाकी सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के सारे कोर्सेज में मिल जाएंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, ओवरऑल भी मिल जाएगा। और आप अगर कोड यूज़ करेंगे रिचा 10 तो इंस्टेंट 10% ऑफ है, नहीं तो वीकेंड सेल आती रहती है, अप टू 15, 20, 25% ऑफ भी मिल जाता है। सो ट्राई योर लक एंड डू चेक आउट द कोर्सेज। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ऐसा नहीं है आपको अलग से एक स्पेसिफिक टाइम पे ही टाइम निकाल करके और पढ़ना है। क्रिस्प रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आधे घंटे अगर लेक्चर है तो आधे घंटे पूरी पढ़ाई की जा रही है, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, जैसे आप चैनल पे भी देखते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी तैयारी हो रखी है, आपको तैयारी में कोई ज़रूरत नहीं चाहिए, तो आप अपनी टेस्ट सीरीज लेकर के अपना प्रैक्टिस सेशन भी निकाल सकते हो। सो दिस इज ऑल वी हैव डन ऑन योर रिक्वेस्ट फॉर यू। सो आप चाहें तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ऑलराइट, सो टाइम फॉर माइलस्टोन 2 क्वेश्चन। 2 माइलस्टोन, 2 पड़ाव पूरे हो चुके हैं। सो अवार्ड से पहले अवार्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन, हु वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 फॉर टाइम शेल्टर। ये किताब है टाइम शेल्टर, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है इन चारों में से? उसका नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताएंगे। ओके, सो अब हम अवार्ड्स कैटेगरी में सबसे पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉन्फर्स 37 गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 37 वीरता पुरस्कार या प्रदान किए हैं। अब वो किन किन को मिले हैं और कौन कौन से हैं, जल्दी उनका ब्यौरा देखते हैं। 37 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए। आर्म्ड फोर्सेस, सीएपीएफ, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की पुलिस, इन सबको कहाँ? डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी का फेज 1 हुआ नई दिल्ली के अंदर। सो अब ये जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं ना, साल में 2 बार अनाउंस किए जाते हैं, रिपब्लिक डे को और इंडिपेंडेंस डे को, और ये जो दिए जाते हैं वो इन्वेस्टिचर सेरेमनी रखी जाती है, उसमें दिए जाते हैं, एक्सेप्ट 2 अवार्ड्स जो कि रिपब्लिक डे को ही दिए जाते हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो 37 गैलेंट्री अवार्ड्स जो थे उनमें से 8 तो हुए कीर्ति चक्र, ये नंबर याद रखना जरूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। 8 कीर्ति चक्र। टोटल कितने गैलेंट्री अवार्ड दिए गए? 37, जिसमें से 8 कीर्ति चक्र, जिसमें 5 पॉस्ट्यूमस थे, यानी मरणोपरांत दिए गए, व्यक्ति शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा 29 शौर्य चक्र, जिसमें 5 पॉस्ट्यूमस थे। सो 8 + 29, दीज 37 वर गिवन। ना गैलेंट्री अवार्ड जब आपने बहुत वीरता दिखाई है वॉर सिचुएशन में या फिर अदरवाइज भी, तो गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित आपको किया जाता है। और लाइक आई टोल्ड यू, साल में 2 बार इनको अनाउंस किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ये सारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं, सबसे ऊपर आता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, ये 3 जो आप देख रहे हो, परमवीर, महावीर और वीर चक्र, ये वॉर सिचुएशन में वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है। और अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जब वॉर नहीं हो रही, यानी ऐसा नहीं है कि युद्ध चल रहा हो, लेकिन अदरवाइज भी अगर आपने वीरता दिखाई है, जैसे कोई कॉम्बैट हो गया समथिंग, तो उसके लिए दिया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पे आता है अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। इस सीक्वेंस में इनको बड़े से छोटे में देखा जाता है। और ये जो परमवीर चक्र और अशोक चक्र हैं, ये रिपब्लिक डे को दिए जाते हैं, बाकी सब इन्वेस्टिचर सेरेमनी के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, देन ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं, बस बाकी जो मैंने आपको बता ही दिया। देन प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर गेट्स द फर्स्ट ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को पहला ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहली बार शुरू किया गया। किसने जीता? जीता प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने। ओके, अब प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी जो हैं वो अपनी यूनिवर्स की स्टडी के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और ये एक एस्ट्रोनॉमर है। तो ASI जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उसके अंदर व्हाट इज दिस ASI? तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में देख लेना, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड पहली बार शुरू किए गए हैं और प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर जी को ये अवार्ड मिला है। ASI जो है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, 2022 के अंदर ही इन्होंने अवार्ड की शुरुआत की है और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स की फील्ड में जिसने भी बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया होगा उनको अवार्ड जाता है। प्रोफेसर नार्लिकर जी की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ये फाउंडर डायरेक्टर रह चुके हैं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि पुणे के अंदर है। और इस अवार्ड का नाम डॉक्टर
या प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जी के नाम पे है और उनको इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी का जनक भारत में माना जाता है। उन्होंने काफी सारा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। बायोलॉजिस्ट सत्यभामा दास बिजू, नाम क्या है? सत्यभामा दास बिजू, नोन एज फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया। तो पूछा जा सकता है फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? सत्यभामा दास बिजू। और इनको ही हैज बीन चोजन फॉर हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज प्रेस्टिजियस रैडक्लिफ फेलोशिप। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस्टिजियस रैडक्लिफ फेलोशिप के लिए सत्यभामा दास बिजू जी जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको चुना गया है और ये फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया भी माने जाते हैं। और इनको केरला श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है बिकॉज इन्होंने साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दिया है। तो सत्यभामा दास बिजू, ध्यान रखेंगे आप फ्रॉग मैन। ठीक, फ्रॉग्स बीज खाते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं ना। 57 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया कोंकणी भाषा में उत्कृष्ट कंट्रीब्यूशन करने के लिए श्री दामोदर मौजो जी को, जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं। गोवन राइटर दामोदर मौजो कॉन्फर्ड विद 57 ज्ञानपीठ अवार्ड अनाउंस हो चुके थे, दिए गए हैं। गवर्नर ऑफ गोवा PS श्रीधरन पिल्लई हैं, इन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया। कंट्री का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर होता है ज्ञानपीठ अवार्ड और वो गोवन राइटर दामोदर मौजो जी को दिया गया है। 25 किताबें इन्होंने कोंकणी में पब्लिश की हैं और एक इन्होंने इंग्लिश में भी पब्लिश की है। 1983 में ऑलरेडी साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिल चुका है इनकी नॉवल कार्मेलिन के लिए। और दूसरे गोवन व्यक्ति बन जाते हैं जिनको 57 जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। इससे पहले रविंद्र कार्लेकर जी हैं, नॉट कार्लेकर, केलेकर जी हैं, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। कौन से साल में मिला था? 2008 में मिला था। दामोदर मौजो जी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और अदरवाइज कोंकणी राइटर जो हैं उनमें भी काफ़ी प्रमुख नाम है। ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड ये सारी ट्रिविया है, यहाँ से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना और सबसे हाईएस्ट इंडियन लिटरेसी अवार्ड है इंग्लिश में, और जितनी भी भाषाएं 8th शेड्यूल में लिस्टेड हैं उन सभी भाषाओं में कुछ भी अगर लिटरेचर होता है तो उसको कंसिडर किया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए। और 1961 से इसकी शुरुआत हो गई थी और ये पॉस्ट्यूमसली नहीं दिया जाता है, यानी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। पहला अवार्ड 1965 में दिया गया था GK शंकर कुरूप जी को, और पहली महिला जिनको की ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो है आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस लेप्जिग बुक प्राइज फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग इन 2023। 2023 यूरोपियन समझ के लिए प्रतिष्ठित लीप्जिग बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज मारिया स्टेपानोवा। मारिया स्टेपानोवा। ना मारिया स्टेपानोवा जो हैं, पहले तो आप लेप्जिग से याद रख लीजिएगा, ओके। देन इनको क्यों दिया गया ये पुरस्कार? बिकॉज इनकी वॉल्यूम ऑफ पोइट्री थी जिसका नाम था गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स, जो फीमेल सेक्सुअल वायलेंस के इर्द गिर्द घूमती हुई ये किताब है। सो गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स जो वॉल्यूम ऑफ पोइट्री है, इसके लिए इनको लीप्जिग बुक प्राइज मिला है मारिया स्टेपानोवा को। एंड शी इज़ रशियन, लिटरेचर में काफ़ी जाना माना नाम है, लेकिन अभी ये एग्जाइल में रह रही हैं बर्लिन में, यानी कि देश निकाला मिला हुआ है इनको। और 1994 से प्राइज दिया जाता है, 20,000 यूरोस का इसमें प्राइज मनी होता है। बारबरा किंग्सलोवर एंड हर्नन डियाज, इंपॉर्टेंट अगेन। बारबरा किंग्सलोवर दो लोग हैं जिनको कि पुलित्जर प्राइज मिला है फॉर फिक्शन। सो दे हैव वन फिक्शन पुलित्जर प्राइज 2023। बारबरा किंग्सलोवर को मिला है, किंग्सॉल्वर को मिला है डेमन कॉपरहेड के लिए, एंड हर्नन डियाज को मिला है ट्रस्ट के लिए। सो डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंग्सॉल्वर एंड ट्रस्ट डियाज। डियाज से आप सरनेम भी याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बिकॉज यू विल बी गेटिंग MCQ ऑप्शंस। सो बारबरा किंग्सलोवर जो कि अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, शी हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर डेमन कॉपरहेड, एंड हर्नन डियाज अर्जेंटीना राइटर हैं और इनको ट्रस्ट के लिए मिला है। अब जो पुलित्जर प्राइज होता है उसकी पहले पहले मैं ये बता देती हूँ, फिर ट्रिविया बताऊंगी। बाकी और कैटेगरीज भी हैं जिनमें अवार्ड दिया जाता है, ये सिर्फ हमने फिक्शन की बात की बिकॉज ये सबसे पॉपुलर होती है, जो कि यूजुअली एग्जाम्स में भी आती है। उसके अलावा अगर ड्रामा की बात करें तो सनाज टॉसी को मिला है। बायोग्राफी की बात करें, जी मैन के लिए एडगर हूवर को मिला है। देन मेमोयर या ऑटोबायोग्राफी की बात करें, स्टे ट्रू हुआसो को मिला है।
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ईजिली इनको निकाल दिया। इंपॉर्टेंट फिक्शन वाली कैटेगरी है। पुलित्जर प्राइज़ की बात करें तो इसकी ट्रिविया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1917 में इन पुरस्कारों की शुरुआत होती है और जो जोसेफ पुलित्जर हैं उनके ऑनर में ये दिया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ये अवार्ड्स एडमिनिस्टर करती है। कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? 22 कैटेगरी के अंदर टोटल ये दिया जाता है। और देन व्हाट एल्स? फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू विन पुलित्जर प्राइज इन जर्नलिज्म इन 1937, गोविंद बिहारी लाल, पहले व्यक्ति जिनको जर्नलिज्म में 1937 में पुलित्जर प्राइज दिया गया था। इसके अंदर $15,000 कैश अवार्ड होता है, साथ में साइटेशन सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है। ये आपका माइलस्टोन क्वेश्चन का आंसर। जॉर्जी गॉस्पिडनोव विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 फॉर टाइम शेल्टर। किताब का नाम क्या है? टाइम शेल्टर। और ट्रांसलेटर और ऑथर दोनों को ही ये अवार्ड साथ में दिया जाता है बिकॉज इट इज शेयर्ड। अब ये देखिए, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। बुकर प्राइज होता है जो ओरिजिनली इंग्लिश में किताब लिखी जाती है और उसको दिया जाता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है कि किसी भी भाषा में लिखी गई है पर इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, यूके आइलैंड में पब्लिश्ड है, तो उसको कंसिडर किया जाता है। इसके ऊपर शॉर्ट्स आई होप आपने देखे होंगे जो चैनल पे बनते हैं। तो जॉर्जी गॉस्पिडनोव जो कि बुल्गेरियन राइटर है, पहली किताब जो कि बुल्गेरियन भाषा में लिखी गई और ट्रांसलेट की गई उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो जॉर्जी गॉस्पिडनोव याद रखेंगे। एंजेला रोडेल ने ट्रांसलेट की है। प्राइज मनी दोनों में इक्वल बटेगा। और कौन सी किताब है? टाइम शेल्टर। पहली बुक ओरिजिनली जो बुल्गेरियन में लिखी गई है और 50,000 पाउंड की जो राशि है 25 दोनों में इक्वली डिवाइड होगी। 3 jailed Iranian women journalists win UN Press Freedom Prizes। तो जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है। एंड हु आर दीज फीमेल? नीलूफर हामिदी, एलाहे मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मदी। और क्यों दिया जाता है? बिकॉज आपने जर्नलिज्म को कितना ट्रूली फॉलो किया है, कितना बेबाक होकर के आपने जर्नलिज्म किया है, उसके चलते अवार्ड दिया जाता है। यूनेस्को ग्वेलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, ये दो पूरा, या तो यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज इसका नाम होता है या फिर इसको ग्वेलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी कहा जाता है। 1997 से दिया जा रहा है। और ये कब दिया गया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि इंपॉर्टेंट डे में हमने याद किया था, 3 मई को आता है। ओके फाइन। सो इतनी ये बात हो गई हमारी। आगे चलते हैं। जो न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उस पर हम ज़्यादा एम्फोसाइज करेंगे। सोशलिस्ट पंडित रामकृष्णन बिकम्स मैन ऑफ द सेंचुरी एट 97। शताब्दी पुरुष जो हैं उनका खिताब या ये टाइटल किनको मिला है? सोशलिस्ट फॉर्मर लोकसभा एमपी रह चुके हैं पंडित रामकृष्णन जी, इनको ये खिताब या टाइटल दिया गया है। और ये एक्टिवली इन्होंने अभी तक जो भी सोशलिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है, कई बार जेल भी गए हैं और ट्राइबल्स के लिए कई बार इन्होंने आवाज़ उठाई है और मुहिम चलाए हैं। टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ऑनर्ड विद फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फ्रांस का सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड जो होता है, जो नागरिकों को दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार, वो मिला है टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। कौन सा होता है? शेवलियर डे ला लेजॉन डी ऑनर। और ये फ्रेंच मिनिस्टर ने दिया है। एंड क्यों दिया? क्योंकि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो कमर्शियल टाइज हैं, जो बिजनेस टाइज हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया गया। एन चंद्रशेखरन चेयरमैन बने थे टाटा सन्स के 2017 के अंदर और ये इनका 2nd टर्म है जो चल रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट कैन फिल्म फेस्टिवल। कैन फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ एक अवार्ड देखेंगे। हैरिसन फोर्ड रिसीव पामे डोर अवार्ड। पामे डोर सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है कैन फिल्म फेस्टिवल का और ये मिला है हैरिसन फोर्ड को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। इनको कौन सी कैटेगरी में मिला है पामे डोर? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला है एक्टर हैरिसन फोर्ड। और कौन सा एडिशन था ये कैन फिल्म फेस्टिवल का? 76th एडिशन था जो कि कैन फ्रांस के अंदर हुआ मई में। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सम मोर। सो विच हॉलीवुड एक्टर रिसीव्ड ऑनररी पामे डोर अवार्ड एट कैन? वो पामे डोर लाइफ टाइम अचीवमेंट था, ये ऑनररी पामे डोर है। ऑनररी पामे डोर माइकल डगलस को मिला है, हु इज एन एस एक्टर, जानते ही होंगे आप इनको। एंड पामे डोर जो जनरल है कि भाई
मूवी के लिए, एक्टिंग के लिए जो दिया गया है, मूवी के लिए जो यानी सबसे हाईएस्ट कोवेटेड अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म, इस तरह से आप समझिए। सो पामेडोर मिला है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के लिए जस्टिन ट्रेट को। ओके, देन हम आते हैं ऋतिक रोशन एंड आलिया भट्ट को मिला है IIFA आईफा अवार्ड्स 2023 के अंदर बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। सो ऋतिक रोशन एंड आलिया भट्ट। ओके, मैं मूवी का नाम ध्यान कर रही थी, अभी हम देख लें, विक्रम वेदा। सो 23rd एडिशन रहा ये आईफा का, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड, जो कि अबू धाबी UAE के अंदर हुए। कहाँ हुए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लीजिएगा। और कौन सी मूवी के लिए मिला है? बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन विक्रम वेदा के लिए, आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट फिल्म रही दृश्यम 2। बेस्ट डायरेक्टर रहे R माधवन रॉकेटरी मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग रोल फीमेल के अंदर मौनी रॉय रही ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए, और मेल्स के अंदर अनिल कपूर रहे जुग जुग जियो मूवी के लिए। ये सब फटाफट याद होने वाली चीजें, इसलिए वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम हियर। कमल हासन को फैसिलिटेट किया गया है, हैज बीन फैसिलिटेटेड विद आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एट आईफा 2023। कमल हासन को आईफा 2023 में उत्कृष्ट उपलब्धि से सम्मानित किया गया है। सो नॉट फॉर पर्टिकुलर वन थिंग, बट ओवरऑल आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए इनको अवार्ड दिया गया। कमल हासन जी की बात करें तो पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, उसके अलावा भी कई सारे इनको अवार्ड्स मिले हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पद्म भूषण इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट ही हैज बीन बेस्टोर्ड विद, और आईफा अवार्ड 2000 से दिए जा रहे हैं। देन मीरा सयाल टू रिसीव बाफ्ता फेलोशिप इन लंदन। मीरा सयाल जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं, उनको बाफ्ता फेलोशिप दिया जाएगा लंदन के अंदर, जो कि बाफ्ता का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स हैं। सो ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड बाफ्ता, और इनको ये देता है अपनी प्रेस्टिजियस अवार्ड। जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किसी में जिसने बहुत अच्छा काम किया होता है उसको ये फेलोशिप दी जाती है। और बाफ्ता फेलोशिप एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू फिल्म और टेलीविजन के लिए दी गई। किसको दी गई? मीरा सयाल, जो कि यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन की एक्टर, नॉवलिस्ट, राइटर एट्सेट्रा हैं। ठीक है, इसके अलावा शी इज ऑल्सो रिसीव्ड MBE दैट इज मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, CBE कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जो कि अगेन सिविलियन ऑनर्स है। और बाफ्ता फेलोशिप सबसे पहले 1971 के अंदर दी गई थी। साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल ऑनर्स गौरी विथ बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। सो गौरी जो एक डॉक्यूमेंट्री है उसको बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड, जो लंबी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो दिया गया। कहाँ दिया गया? साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में, जो कहाँ हुआ? मॉन्ट्रियल के अंदर हुआ। सो ये जो गौरी डॉक्यूमेंट्री है, ये एक जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट गौरी लंकेश हैं, उनकी लाइफ के ऊपर एंड हाउ शी वाज असैसिनेटेड, उन सब के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। देन नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स हाल ही में दिए गए। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब आता है? 11 मई को आता है। और नेशनल टेक्नोलॉजी वीक ऑब्जर्व किया गया इस बार 11 से 14 मई को, और उस दौरान ये अवार्ड्स भी अनाउंस किए गए। इफ़ यू कैन सी हियर, 5 कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड्स अनाउंस किए गए। मेन कैटेगरी जिसमें 25 लाख का अवार्ड था, MSME कैटेगरी 15 लाख, स्टार्टअप्स 15 लाख, ट्रांसलेशन रिसर्च, ऐसा कुछ नया रिसर्च जो लेकर के आए हैं, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंक्यूबेटर्स 5-5 लाख ईच। अब इसमें हम विनर्स वगैरह फटाफट से देख लेते हैं। सो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसने नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023 दिए 11 मई को, और नेशनल टेक्नोलॉजी वीक 11 से 14। थीम क्या थी? स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ये भी हमने इंपॉर्टेंट डेज वाली वीडियो में देखा था। और जो अवार्ड जो 5 कैटेगरीज में दिए गए वो हमने अभी अभी देखी हैं। जो मेन कैटेगरी है जिसको नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड मेन कैटेगरी माना गया है, उसमें माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि महाराष्ट्र की है, उसको दिया गया ये अवार्ड। और उन्होंने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से ये बेसिकली अवार्ड किसको दिया जाता है वो मैं बता देती हूँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। किसी भी इंडस्ट्रियल कंसर्न को जिन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है इंडिया में ही जिसको कमर्शियली लार्ज स्केल पे अप्लाई किया जा सकता है, यानी उसको कमर्शियल लेवल पे स्केल अप किया जा सकता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। एंड हैज़ बीन गिवन टू माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड जो है ट्रांसलेशन रिसर्च के लिए, वो प्रोफेसर गोविंद राजू को दिया गया है। ये अलग से सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि अल्जाइमर्स के ट्रीटमेंट के लिए कुछ उन्होंने एक ड्रग बनाई है, यानी दवाई बनाई है, जिसको अब कैंडिडेट के तौर पे अब चेक किया जाएगा कितनी इफेक्टिव है या नहीं है।
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आप बस ध्यान दीजिएगा। देन नेशनल वाटर अवार्ड 2022, नेशनल वाटर अवार्ड 2022 का रिजल्ट हाल ही में सामने लाया गया और इसमें चंडीगढ़ ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है इन बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी ULB, अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी के अंदर चंडीगढ़ हैज़ वन द अवार्ड इन नेशनल वाटर अवार्ड 2022। ठीक है, और ये 4th एडिशन था, 2018 से अवार्ड दिया जा रहा है। और बस इतनी बात है इसमें, और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, इन सब ने मिलकर के अवार्ड दिए हैं ताकि वाटर का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, वाटर टेबल अच्छी यूटिलाइज इम्प्रूव की जा सके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छी की जा सके, जो भी ये सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरेगा उसको अवार्ड दिया गया। सो चंडीगढ़ बैग्ड द अवार्ड। देन एंशिएंट एपिक रामचरितमानस enters world record as longest song at 138 hours। रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित और अवधी भाषा में लिखी गई है, उसको बहुत लंबे समय तक गा करके 5 साल से एक ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम चल रहा था और उस प्रोग्राम को टोटल कितने घंटे लग करके रामचरितमानस को गीत के रूप में प्रेजेंट किया गया। सो अराउंड 138 आवर्स तक गा करके रामचरितमानस को ये विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान बनाया गया है। इसके बारे में और देखते हैं। श्री रामचरितमानस बिकम्स द लॉन्गेस्ट सॉन्ग इन द वर्ल्ड। रामचरितमानस दुनिया की सबसे लंबा गीत बन गया है। डॉक्टर जगदीश पिल्लई, वाराणसी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर जगदीश पिल्लई हैं जिनके नाम पे रिकॉर्ड हुआ। 138 आवर्स 41 मिनट्स और 2 सेकंड्स में इन्होंने पूरी रामचरितमानस गाई है। क्या ये इकट्ठे बैठ के गाई है? ऑब्वियसली नॉट। इन्होंने ये 5 साल में एक डिजिटल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जो कई देशों में ब्रॉडकास्ट हुआ और उसके तहत ये रिकॉर्ड बना है। रामचरितमानस की बात करें तो 16th सेंचुरी की एक पोम हम बोलेंगे जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है, अवधी भाषा के अंदर लिखी गई है और रिलीजियस सेंटिमेंट्स लिए हुए है। 3 इंडियन पीस कीपर्स ऑनर्ड विद डैग हैमस्कॉट मेडल। सो 3 भारतीय शांति सैनिकों को डैग हैमस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ये यूएन पीस कीपिंग के लिए दिया जाता है। यूएन पीस कीपिंग के लिए इंडिया की पोस्टिंग यहाँ के लोगों की भी होती है अलग अलग देशों में, तो वहाँ अगर किसी भी रीज़न से उनको शहादत मिल जाती है तो ये उनके कंट्रीब्यूशन के चलते ये मेडल दिया जाता है। सो डैग हैमस्कोल्ड मेडल इज़ द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू यूएन पीस कीपर्स, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, और ये डैग हैमस्कोल्ड जी के नाम पे रखा गया है जो कि सेक्रेटरी जनरल, 2nd नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के। देन व्हाट एल्स, इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है एट द यूएन रुचिरा कंबोज, उन्होंने ये मेडल रिसीव किए। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, ये एक डे था जो कि पिछले वीडियो में हमने मेंशन नहीं किया, तो इसलिए स्पेसिफिकली मैंने यहाँ ऐड किया है। इंटरनेशनल डे फॉर यूएन पीस कीपर्स आता है May 29 को। कब आता है? May 29 को आता है। इस बार 75th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई यूएन पीस कीपिंग की और इसकी थीम रही पीस बिगिंस विथ मी, हैप्पीनेस बिगिंस विथ मी, डिसिप्लिन बिगिंस विथ मी, पीस बिगिंस विथ मी। सब कुछ अपने से ही शुरू होता है ना, तो पीस बिगिंस विथ मी इस बार की थीम रही इंटरनेशनल यूएन पीस कीपर्स डे की। और कौन वो लोग हैं जिनको ये मेडल मिला है? तो बीएसएफ के हेड कांस्टेबल्स शिशुपाल सिंह जी और सांवला राम विश्नोई जी, इन दोनों को ये मेडल मिला जिनकी पिक्चर आप देख सकते हो। और उसके अलावा ये कहाँ तैनात थे? ये कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में तैनात थे यूएन पीस कीपर्स के तौर पे। और दूसरा शाबिर ताहिर अली जो कि सिविलियन कैटेगरी में यानी कि आम नागरिक के तौर पे सपोर्ट कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन, कहाँ? इराक में। उनकी पिक्चर अवेलेबल नहीं थी इसलिए हमने नहीं लगाई है। और यूएन बहुत आगे रहता है पीस कीपिंग, इंडिया बहुत आगे रहता है यूएन पीस कीपिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। और इंडिया पहला कंट्री था जिसने ऑल वुमेन कंटिजेंट भी भेजा था यूएन पीस कीपिंग लाइबेरिया के अंदर 2007 में, सिर्फ महिलाओं का कंटिजेंट यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए। फिकी प्रेजेंट्स अवार्ड टू मुंबई बेस्ट फॉर एक्सीलेंस इन स्मार्ट मोबिलिटी, यानी फिकी ने स्मार्ट मोबिलिटी में उत्कृष्टता के लिए मुंबई के बेस्ट को पुरस्कार प्रदान किया। बेस्ट क्या है? मुंबई की जो बसेस चलती हैं, तो ये बिल्कुल अपग्रेड हो चुकी हैं और इसलिए फिकी से इसको अवार्ड मिला है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने बेस्ट का फुल फॉर्म देख लीजिए, बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग,
ये अब बेस्ट का फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि ये ग्रीन सोल्यूशन, सस्टेनेबल सोल्यूशंस की तरफ बहुत जल्दी मूव कर गए और बहुत सारी बेस्ट बसेस अब आपको इलेक्ट्रिक मोड में दिखेंगी, उसके चलते अवार्ड दिया गया है। बेस्ट हैज़ बीन वर्किंग उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में 2 साल से, और 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस, डिजिटल टिकट सिस्टम, बेस्ट चलो ऐप, फर्स्ट एंड लास्ट माइल सर्विसेज, ये सब कुछ बेस्ट लेकर के आ चुका है। फाउंडर हैं इसके घनश्याम दास बिरला, 1927 में शुरुआत की गई थी। और हेड क्वार्टर जो है किसका, ये सब किसकी बात हो रही है, फिक्की की बात हो रही है, ये बात हो रही है फिक्की की, और इसके हेड क्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। ओके, सो विद दिस वी आर डन विथ अवार्ड एंड अचीवमेंट्स ऑल्सो। और अब हम चलते हैं लास्ट कैटेगरी की तरफ, विच इज ओबिचुअरीज, यानी देखते हैं किन किन का हाल ही में निधन हुआ है, और अगर वो एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं तो उनके जीवन के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं, बिकॉज एग्जामिनर पूछ सकता है। सो नोटेड हिस्टोरियन रंजीत गुहा पासेस अवे एट 100। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आ सकता है कि रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे, तो पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, तो हिस्टोरियन थे। हिस्टोरियन कौन होता है, जो हिस्ट्री के बारे में बहुत पढ़ता है और ज्ञान रखता है, और वो जो भी कहता है हम उसे मानते हैं कि हाँ भाई इनको ज़्यादा ज्ञान है। सो रंजीत गुहा जी जो कि नोटेड हिस्टोरियन रहे, उनका हाल ही में निधन हो गया। और ये आज का जो बांग्लादेश है ना, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, उसमें बरिसाल के अंदर इनका जन्म हुआ था, और उसके बाद इनकी फैमिली कोलकाता शिफ्ट हो गई थी। एंड ही वॉज द ओल्डेस्ट लिविंग हिस्टोरियन इन द कंट्री। 100 साल पे इनका निधन हुआ। एंड इनकी बुक एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पेजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, इस किताब के लिए भी ये काफ़ी फेमस थे। हिस्टोरियन लाइक आई टोल्ड इज अ पर्सन जो कि पढ़ता और लिखता है पास्ट के बारे में, उसकी बात को काफ़ी तवज्जो दी जाती है। नोटिस साइंटिस्ट एंड ओरेटर, नोटेड साइंटिस्ट डॉक्टर एन गोपालकृष्णन पासेस अवे एट 68, और ये फाउंडर रह चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज के IISH के, और फॉर्मर साइंटिस्ट भी रह चुके हैं CSIR में, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च पे, और इनके जो लेक्चर्स हैं वो सब काफ़ी प्रेज किए जाते हैं। देन ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग स्प्रिंटर टोरी बॉवी पासेस अवे एट 32। सो टोरी बॉवी जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं, काफ़ी नाम कमा चुकी हैं, और इनका 32 ईयर्स की एज पे डेथ हो गई इन मिस्टीरियस कंडीशंस। सम आर क्लेमिंग टू बी सुसाइड, सम आर क्लेमिंग टू बी हार्ट अटैक, थिंग्स आर नॉट क्लियर येट, सो दैट इज अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें सिर्फ ये देखना है, अगर पूछ लिया जाए टोरी बोवी जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई थी, सो शी वॉज अ स्प्रिंटर, यानी कि रेसिंग, दौड़ती थी, दौड़ में थी, एथलेटिक्स से रिलेटेड थी। फॉर्मर 100 मीटर वर्ल्ड चैंपियन स्प्रिंटर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन से कंट्री से बिलोंग करती थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। 32 ईयर्स की एज पे फ्लोरिडा के अंदर इनका निधन हो गया। वर्ल्ड चैंपियन रही 2017 में। ओलंपिक मेडल्स 2016 के रियो ओलंपिक्स में इन्होंने 3 ओलंपिक मेडल्स अपने नाम किए थे। लेजेंडरी फुटबॉलर एंटोनियो कार्बाजल पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज प्लेयर ऑफ विच कंट्री। अब देखो इस तरह से सवाल बन सकते हैं। अब ये इसी तरह से जब आप सवाल देखते हो तो आपको समझ में आता है ना, अच्छा एग्जामिनर इस तरह से पूछेगा। यही सब अपनी जो सवाल बुकलेट है ना, जो मैंने आपको बोला 300 MCQs की, उसमें इसी तरह से पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा MCQs के साथ में, और फिर पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। दिस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्बाजल का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के खिलाड़ी थे, मैक्सिको। कौन से देश के खिलाड़ी थे, मैक्सिको। एंड ही वॉज द फर्स्ट फुटबॉलर जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप्स में फीचर किया, यानी पार्टिसिपेट किया था। सो द फर्स्ट फुटबॉलर टू फीचर इन 5 वर्ल्ड कप्स कौन है, एंटोनियो कार्बाजल। कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं, मैक्सिको को बिलोंग करते थे। ओके। रिनोन बंगाली ऑथर समरेश मजुमदार पासेस अवे। बंगाली ऑथर समरेश मजुमदार जी, इनका निधन हो गया। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिल चुका है कालबेला के लिए। बंग विभूषण से सुशोभित किया जा चुका है इनको, और ये अपने पॉलिटिकल ट्रायलॉजी यानी 3 किताबों की सीरीज जिसको हम कहते हैं उत्तराधिकार, कालबेला और कालपुरुष, इसके लिए जाने जाते हैं। तो समरेश मजुमदार, मजुमदार देखो बंगाली सरनेम है वैसे भी, तो बंगाल से आप इनका एसोसिएशन बिठा सकते हो। बंगाली ऑथर हैं जिनका निधन हो गया। देन राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक GH नायक पासेस अवे। ये कर्नाटका को बिलोंग करते हैं, और वहाँ के जितने भी एमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी शोक संदेश डाला, और इसलिए जो भी एमिनेंट लोग हैं उनका एक बार हमें नोट आ जाना चाहिए दिमाग में, ताकि एग्जाम में कभी आए तो हम लिख सकें। राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक GH नायक पासेस अवे।
और इनका फुल नेम था गोविंद राय एच नायक, लेकिन GH नायक से ज़्यादा पॉपुलरली जाने जाते थे। साहित्य अकादमी अवार्ड 2014 में इनको भी मिल चुका है उत्तरार्ध के लिए, और कर्नाटका साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, और कन्नड़ भाषा में सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड होता है जो दिया जाता है कन्नड़ भाषा में कुछ भी लिखा जाए उसके लिए, तो पंपा अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। ऑलराइट, सो विद दिस ओबिचुअरी सेक्शन भी हमने सारा कवर कर लिया है। जहाँ जहाँ ज़रूरी था मैंने आज आपको हिंट्स दिए हैं, जहाँ नहीं बन रहे थे हमने ज़बरदस्ती हिंट्स नहीं डाले। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। ओके, आप 2-3 बार जब न्यूज़ प्रैक्टिस करोगे, जब आप क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस के लिए आप परचम का टेलीग्राम हैंडल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। डेली आपको प्रैक्टिस क्विजेज़ वहाँ पे मिलती हैं, तो आप डेली सीए मॉर्निंग में अगर पूजा मैम के साथ पढ़ते हो या वीकली पढ़ते हो या मेरे साथ मंथली पढ़ते हो, मंथली क्विजेज़ भी आती हैं। तो मंथली जो शॉर्ट न्यूज़ होती है वो भी इंस्टाग्राम पे डाली जाती है। सबके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बहुत सारी जगह आपके सपोर्ट के लिए काम किया जा रहा है, आप बस उसको यूटिलाइज करते जाइए एंड यू विल बी डूइंग ग्रेट इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, साइनिंग ऑफ क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रही हूँ। इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, जिसमें हम स्टेट न्यूज, साइंस टेक और डिफेंस डिस्कस करेंगे। सो विच इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेटेड इन अल मोहद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज, यानी कि भारतीय नौसेना की किन जहाज़ों ने अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास में भाग लिया? 2 ships had participated, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। इफ़ यू नो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो वी विल बी एंडिंग द सेशन ऑन अ थॉट। थॉट ये है कि शेड्यूल्स आर मेंट टू हेल्प। हम बहुत सारे शेड्यूल्स बनाते हैं ना, सुबह इतने बजे उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। कई बार हम उन शेड्यूल्स में ही फंस के रह जाते हैं, ना हम अपनी दिन एंजॉय कर रहे होते हैं, ना हमारा काम ढंग से कर पा रहे होते हैं, राइट? सो शेड्यूल्स आर मेंट टू हेल्प। शेड्यूल्स हम बनाते हैं ताकि हमारे सारे काम हम ढंग से कर पाए, हमें मदद मिले, राइट? नॉट हिंडर। वो हमारी चीज़ों को और हिंडर कर दे, हमारे इमोशंस ठीक नहीं चल रहे, हमारे काम भी ठीक से नहीं हो रहे, हम खुश भी नहीं हैं, हम प्रोडक्टिव भी नहीं हो पा रहे। क्रिएट देम विद योर लाइफ स्टाइल इन माइंड। देयर इज दिस वन टर्म विच इज़ इंपॉर्टेंट हियर एंड दैट इज़ लाइफ स्टाइल। देखिए, आपका लाइफस्टाइल मुझसे डिफरेंट हो सकता है, मेरा लाइफस्टाइल किसी और इंसान से डिफरेंट हो सकता है। अगर आप नाइट आउल हो, आप रात में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है मुझे भी वही करना है। मैं अर्ली बर्ड, अर्ली राइजर हो सकती हूँ। सो आप अपने हिसाब से देखिए व्हाट शेड्यूल विल सूट यू डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। जैसे मुझे इवनिंग्स में कुछ भी काम करना पसंद नहीं है, सनसेट के थोड़ा टाइम पहले या सनसेट के थोड़ा टाइम बाद आई वॉन्ट टू बी फ्री, सो दैट इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल, राइट? सिमिलरली आई डू नॉट वॉन्ट, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट? आप अपने हिसाब से इस चीज़ों को पिक कीजिएगा। आई वॉन्ट कि मैं मॉर्निंग में सनराइज़ के पहले कुछ पढ़ लूँ, कर लूँ काम, तो ठीक है, उसके बाद अगेन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। या फिर हो सकता है कि मैं इवनिंग टी या लंच के टाइम आई वॉन्ट टू बी विथ माई फैमिली, आई वॉन्ट सम पीस टाइम एट दैट टाइम। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप जो अपना शेड्यूल बना रहे हो आपकी लाइफस्टाइल से कितना मैच हो रहा है। अगर आपको खेलना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, खुद के साथ कुछ लिखना, पढ़ना, खाली रहना पसंद है, तो आप अपने शेड्यूल में वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तब तो वो शेड्यूल सस्टेनेबल शेड्यूल रहेगा। वरना आप उस शेड्यूल में फंस के रह जाओगे, ना जनरली खुश रहोगे, बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं हो पा रहा है, वो आपकी लाइफस्टाइल और शेड्यूल का हिस्सा नहीं हो पा रही है, और ना आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। सो शेड्यूल हमेशा ऐसा बनाइए जो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से हो, ताकि वो सस्टेनेबल रह सके। सब कुछ सस्टेनेबल होना चाहिए। एक हफ्ता कोई शेड्यूल फॉलो कर लें और फिर वो हमारे ही रूटीन से बाहर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो आप अपनी नीड देखिए, आपको अपने पूरे दिन में क्या चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी, आपको फ्रेंड से मिलना भी पसंद है तो उसको भी अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाइए। अगर आपको चाय पीते टाइम 15 मिनट खाली रहना है, कुछ नहीं पढ़ना, उसको भी अपना हिस्सा बनाइए। सुबह 4 बजे उठना है या रात को 3 बजे तक पढ़ना है, अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। या सुबह और रात का करना ही नहीं है, पूरे दिन अच्छे से पढ़ना है। सो अगेन एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल, और उसके हिसाब से सस्टेनेबल शेड्यूल क्रिएट कीजिए। इट विल स्टे लॉन्गर विथ यू एंड विल मेक यू मोर प्रोडक्टिव एंड हैप्पियर। ओके, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।